अब हम लोग करने वाले हैं MongoDB ऑपरेटर्स, एंड ऑब्वियसली बिना ऑपरेटर्स के तो आपके बैकएंड के लॉजिक्स अधूरे ही रह जाएंगे। तो ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट में आपने ऑपरेटर्स पढ़ रखा है या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने ऑपरेटर्स कर रखा है, शॉर्ट ऑफ वही ऑपरेटर्स हैं आपके, बट यहाँ पे काफ़ी सारे अलग ऑपरेटर्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेरी परफॉर्म करने के लिए। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? सबसे पहले ऑपरेटर्स होते क्या हैं जिन्हें नहीं पता है। ऑपरेटर्स आर स्पेशल कीवर्ड, नथिंग बट ए स्पेशल कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन क्वेरीज। जो भी क्वेरी परफॉर्म कर रहे थे हम लोग, फाइंड कर रहे थे, फिल्टर वगैरह लगा रहे थे, तो उसी में लेट्स से हमें कुछ ऐसा केस आ जाता है जहां पे हमें ऐसे यूजर्स फाइंड करने हैं जिसका कि एज ग्रेटर देन 18 है, या फिर ऐसे यूजर्स फाइंड करने हैं जिसका कि एज लेस देन 18 है, या फिर लेट्स से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक ई-कॉम वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं एंड वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एंड फिल्टर्स वगैरह आपको दिखते होंगे ऑप्शंस, कैटेगरी फिल्टर एंड फिर प्राइस फिल्टर। तो लेट्स से प्राइस फिल्टर हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे ही प्राइस फिल्टर हम लोग वहां करते हैं तो उस प्राइस से कम या फिर उस प्राइस से ज्यादा इस तरीके का फिल्टर लगाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जो कर रहे होते हैं, तो बैकएंड में वो सारे के सारे लॉजिक्स किस तरीके से हो रहे होते हैं, तो ऑपरेटर्स के थ्रू हो रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। दे हेल्प फिल्टर, कंपेयर एंड मैनिपुलेट डेटा। हम लोग फिल्टर कर सकते हैं ऑब्वियसली, कंपेयर कर सकते हैं किन्हीं दो चीज़ों को नंबर से, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, कंपेयर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, मल्टीपल फिल्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेरीज को कंबाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। सो मोस्टली यूज्ड इनसाइड क्वेरी ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जब हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं वहीं पे क्वेरी वगैरह लगा रहे होते हैं, आपने देख रखा है, तो वहीं पे ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल db.users.find, तो फाइंड तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिल्टर इस बार हमने क्या लगाया है, अगर सिर्फ और सिर्फ एज 18 लिखते तो वो सारे के सारे यूजर्स आ जाते जिनका कि एज 18 है, लेकिन हमें ग्रेटर देन 18 चाहिए, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल का यूज किया है एंड बताया है कि ग्रेटर देन 18 हमारा एज होना चाहिए। वैसे तो सारी की सारी चीजें अभी कोड के थ्रू देखेंगे, बस मैं समझा रहा था शॉर्ट में कि ऑपरेटर्स आपके होते क्या हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑपरेटर्स हमें करने हैं, सारे के सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे MongoDB के अंदर, लेकिन उससे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सेटअप कर लेते हैं, डेटा वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि उन डेटा पे हम लोग प्रैक्टिस भी कर पाएँ। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि फ़ैन बंद है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो ऑपरेटर्स वाला फोल्डर है, ये बैकएंड वाला पूरा का पूरा फोल्डर जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कोड वगैरह का। एंड अभी ऑपरेटर्स वाले फोल्डर में आ जाते हैं। आप जैसे चाहो वैसे अरेंज कर लो अपना फोल्डर वगैरह, एंड ओपन विद VS कोड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोड भी देना चाहता हूँ, तो इसे कट कर लेते हैं। VS कोड में हमने ओपन कर ही लिया है, बहुत ही अच्छे। और क्या करना है हमें, सबसे पहले तो डेटा चाहिए हमें, है ना। तो डेटा कहाँ से आएगा, तो क्रोम पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं प्रोडक्ट्स API। ठीक है, प्रोडक्ट्स API सर्च कर लेते हैं, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे अभी फिलहाल। तो कोई ना कोई फेक डेटा हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे देखो डमी जेसन आपको नजर आ रहा है, फ्री फेक रेस्ट API। तो API तो हमें यूज़ नहीं करना है, लेकिन इससे डेटा हमें मिलेगा, वही डेटा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंड किस तरीके से इंसर्ट करना है इतना लंबा डेटा, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रही कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट वो सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऑब्वियसली आपको सीक्वेंस में देखनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। तो ये वाला लिंक कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड ये लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देखो इन सारी चीज़ों में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मैनुअली भी अपना डेटा टाइप करके बना सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे के पूरे वीडियो में डेटा टाइप करके डेटा क्रिएट कर रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद काम कर रहा हूँ। तो ये डेटा मुझे मिल गया और काफ़ी तगड़ा डेटा है एक्चुअली। अगर यहाँ पे देखो तो एक ऑब्जेक्ट है और प्रोडक्ट्स है, और उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है आपके पास। तो एक ऑब्जेक्ट यानी एक प्रोडक्ट का डेटा, तो एक ऑब्जेक्ट काफ़ी लंबा है एक्चुअली। यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये देखो ID2 यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स ID1 ये रहा, और यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक डेटा है एक प्रोडक्ट का। तो और काफ़ी ज़्यादा लंबा डेटा है। तो ऑब्वियसली अगर इतना लंबा डेटा हम लोग insert1 या insert-man ही का यूज़ करके डालने जाएंगे तब तो फिर हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। ध्यान से देखो कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं, फिर बाद में बोलोगे कि समझ नहीं आ रहा। यहाँ से ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ये कॉपी कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से लेके सबसे लास्ट में चले जाएंगे हम लोग एंड यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। ये कैसे किया मैंने, बेसिक चीज़ें तो आ रही है, बेसिकली कंप्यूटर की चीज़ें हैं ये। तो शिफ्ट एंड क्लिक कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने ऊपर शिफ्ट एंड क्लिक किया तो इतना सिलेक्ट हुआ हमारा। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, ये मैंने, काफ़ी लोग ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, ये शॉर्टकट्स वगैरह कैसे आप परफॉर्म करा रहे हो, कैसे ये हो रहा है। तो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया जैसे नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आके मैंने शिफ्ट एंड यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो कॉपी करूँगा मैं एंड बैकएंड वाले फोल्डर में आ जाते हैं एक्चुअली, जहाँ पे हम लोग सारी की सारी चीज़ें रख रहे हैं। तो बैकएंड एंड ये ऑपरेटर्स के अंदर ही एक न्यू फाइल बना लेते हैं। और एक्चुअली VS कोड में ये ओपन ही है ना, तो यहाँ पे आने की नीड भी नहीं थी, डायरेक्टली यहाँ पे ही प्रोडक्ट्स
.json एक फ़ाइल बना लेते हैं, यहाँ पे सारा का सारा डेटा पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो सारा का सारा डेटा हमारे यहाँ पे आ गया। अब ये वाला जो सारा का सारा डेटा है ये हमें MongoDB पे अपलोड करना है। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इंपोर्ट करेंगे MongoDB में ये पूरा का पूरा फाइल। तो इंपोर्ट करना आपको आना चाहिए और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। और आगे तो यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत सारा काम करने वाले हम लोग, क्योंकि डेटा लाना होगा बल्क में तो कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करेंगे। तो इंपोर्ट करना है ये पूरा का पूरा डेटा। बाकी आप चाहो ना तो यहाँ से इस तरीके से कॉपी करके ये पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करके, और जैसे आप काम कर रहे होते थे यहाँ पे mongoose ओपन करके CMD पहले ओपन करो एंड फिर mongoose ओपन करो एंड टेस्ट पे है तो db.products नाम का कलेक्शन बना के insert many and etc आप यहाँ पे कर सकते हो। बट देखो ये वार्निंग भी दे रहा है कि बहुत ज़्यादा साइज है डेटा का, एंड अगर आप फिर भी रन करना चाहते हो तो कर लो। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा पूरा का पूरा डेटा पेस्ट होने में। तो ये फालतू का काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर से डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस से आई एम सॉरी, ये मैंने क्यों ओपन कर दिया। फोल्डर पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे ये रहा हमारा products.json। राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करेंगे। ऑब्वियसली टर्मिनल ओपन करना है, mongoose शेल वगैरह ओपन नहीं कर रहे, टर्मिनल ओपन किया हमने। और राइट यहीं पे फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके क्यों किया? क्योंकि ये पूरा का पूरा पाथ हमें चाहिए था। तो ऑपरेटर्स वाले फोल्डर के अंदर हम लोग हैं और उसी के अंदर आपका ये products.json वाला फाइल है, ठीक है। मैं इंपोर्ट करके डाल रहा हूँ, आपको नहीं आती है चीज़ें तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो फिर इंपोर्ट कर लो, या फिर आपकी मर्जी है, आप पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करके इंसर्ट वन करना चाहते हो थोड़ा टाइम देके वो कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बेटर अप्रोच बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आ गए, अब हमें इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट के लिए ऑब्वियसली डेटाबेस टूल वगैरह डाउनलोडेड होना चाहिए। तो अगर आपने कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो वही मैनुअल वाला तरीका आप जाके यूज़ कर सकते हो। तो इंपोर्ट एंड DB मेंशन करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट Mongo इंपोर्ट एक्चुअली Mongo इंपोर्ट एंड डेटाबेस मेंशन करेंगे। डेटाबेस कौन सा पहले से कुछ है क्या वो भी चेक कर लेते हैं कंपास में आके। पहले से कौन कौन से डेटाबेसेस बन रखे हैं देखना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे ये सब बन रखा है। ई कॉमर्स का कोई डेटाबेस है नहीं फिलहाल, तो ई कॉमर्स का नया क्रिएट कर लेते हैं। तो ई कॉमर्स डेटाबेस का नाम दे दूंगा एंड कलेक्शन का नाम दे दूंगा मैं प्रोडक्ट्स एंड ऑब्वियसली फाइल हमारा है, क्या है फाइल एक बार चेक कर लो, करेक्ट स्पेलिंग लिखना है products.json, ठीक है। तो products.json और ऑब्वियसली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। और चार्ज भी लो हो गया है, बैटरी लो हो चुकी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो जेसन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो जेसन एरे मेंशन करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग इंपोर्ट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से डिकोड करके उसे। तो इंटर करेंगे एंड एरर वैलिडेटिंग सेटिंग्स कैन नॉट यूज फील्ड इनपुट टाइप इज जेसन, सब तो सही है। products.json भी ठीक है, क्या परेशानी आ गई? अच्छा ये फाइल में सिंगल डैश लगा दिया है हमने, यहाँ पे आपके पास डबल हाइफन होना था एक्चुअली। और अब इंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखो 30 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ पे आके डेटा चेक भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेफ्रेश करूंगा आपको यहाँ पे ई कॉमर्स का डेटाबेस दिखाई देगा, उसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन और ये सारा का सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। 30 डॉक्यूमेंट्स हैं ऑब्वियसली, एंड इसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एक ही प्रोडक्ट का अगर आप डेटा देखो ना तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, रेटिंग, स्टॉक, टैक्स, एंड उसके अंदर भी आपके पास ये एरे है और मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मज़ा आ जाएगा प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो डेटा तो हमने इंपोर्ट कर लिया MongoDB में, तो अब CMD को क्लोज कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, और कंपास ओपन रहने देते हैं अभी, और ये फाइल को भी क्लोज कर लेते हैं। और अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे और इसे भी क्लोज कर ही लेते हैं, एक्चुअली इसकी भी नीड नहीं है। और VS कोड हमारा ओपन है, और VS कोड को क्या हो गया वापस से ओपन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ब्लैंक दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं आपको यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ठीक है। और मैं चार्ज में भी फटाफट कनेक्ट कर लूँ। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक प्लेग्राउंड क्रिएट करूँगा और इसे क्लोज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे MongoDB पे आ जाना है आपको, ये पत्ती वाला आइकन दिख रहा होगा और ये सब सेटअप मैंने करा रखा है। बाकी आप चाहो तो नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हो। तो क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड एंड ये सारी की सारी चीज़ें मैं रिमूव कर दूंगा, Ctrl+S से सेव करूँगा और ऑब्वियसली डेस्कटॉप के अंदर बैकएंड एंड ऑपरेटर्स वाले फोल्डर के अंदर मैं सेव कर दूंगा इसे, और नाम दे देता हूँ मैं सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो comparison.mongodb.js, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया। और आप यहाँ पे इसे क्लिक करके कनेक्ट भी कर लो, बहुत ही अच्छा। तो अब हम लोग रेडी हैं अपना काम करने के लिए। सबसे पहला एक बेसिक फाइंड क्वेरी रन करते हैं, और उसके लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यूज़ और DB ई कॉमर्स है हमारा,
ठीक है, तो यूज़ DB हमने कर लिया। उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स है ना हमारे पास, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करना है और देखना है कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसे मैं हाइड कर दूं, कर ही देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, और रन करूंगा, इंटर करूंगा और यहाँ पे आपके पास सारा का सारा डेटा आ रहा होगा। ये देखो सारा का सारा डेटा आ रहा है और एट ए टाइम आपको 10 डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। आप और आगे जाओगे तो आपको और 10 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आप और आगे जाओगे तो आपको और 10 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे डेटा विजुअलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है VS कोड पे, और इसलिए मुझे VS कोड थोड़ा अच्छा लगता है। कोड भी सेव कर सकते हैं हम लोग और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो रिफ्रेश करोगे तो आपको, और अगर कोई नया डेटा ऐड हुआ होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें सबसे पहले देखना है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे आते हैं एंड टाइप्स ऑफ MongoDB ऑपरेटर्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स है। कंपैरिजन है, लॉजिकल है, एलिमेंट है, वैल्यूएशन है, एरे है, अपडेट ऑपरेटर है। तो काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, मज़ा आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाना जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, और खुद से करना है और रटना नहीं है कुछ भी। गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, रटना नहीं है कुछ भी। जो नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी कि रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी समझते चलना है सारी की सारी चीज़ों को। तो कंपैरिजन ऑपरेटर को ऑब्वियसली कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई वैल्यू के इक्वल है या नहीं, उसके नॉट इक्वल है या नहीं, ग्रेटर देन है या नहीं, लेस देन है या नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं, लेस देन इक्वल टू है या नहीं। ये आपने नॉर्मल मैथ्स में भी पढ़ रखा होगा। तो वही सारी की सारी चीज़ें हैं। से हमें यहाँ पे ऐसा डेटा चाहिए या ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका कि प्राइस हमारे पास, कहाँ है प्राइस, किधर चला गया प्राइस तो था ना, ये रहा प्राइस, जिसका प्राइस हमारे पास 12.99 से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा है क्या यहाँ पे किसी का प्राइस? अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करेंगे, प्रोजेक्शन लगाएंगे। और बहुत सारा डेटा आ रहा है, एक्चुअली मुझे इतना सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइटल चाहिए और कैटेगरी चाहिए और प्राइस चाहिए। फिलहाल तो मुझे बस इतना चाहिए। तो मैं बोलूँगा टाइटल दे दो और मुझे कैटेगरी दे दो और मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल तो मुझे इतना चाहिए। मैंने प्रोजेक्शन लगा दी और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ अच्छे से, और ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया, रन करते हैं। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइटल, कैटेगरी एंड प्राइस दिख रहा होगा। तो ये देखो, टाइटल, कैटेगरी एंड प्राइस। तो प्राइस फिल्टर लगाते हैं, 12.99 से ज़्यादा वाले मुझे चाहिए। तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस एंड 12.99। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिसका कि प्राइस 12.99 है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। लेकिन मुझे तो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिसका कि प्राइस 12.99 से ज़्यादा है। अब मे बी ये प्राइस डॉलर में है शायद, इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है, अदरवाइज 500, 600, 1000, 2000 इस तरीके से होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मुझे फिल्टर लगाना है ग्रेटर देन। तो इस तरीके से मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ये बेसिक सिंटैक्स है इसका। तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करूँगा इस तरीके से, एंड कोलोन, नॉर्मल की वैल्यू पर जैसे लिखते हो, कुछ उसी तरीके का सिंटैक्स है यहाँ पे। तो मैंने बोला प्राइस जिसका ग्रेटर देन है 12.99, वही सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमें दिखने चाहिए। दैट मीन्स कम प्राइस वाले हमें यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। तो कम प्राइस वाला भी यहाँ पे है क्या, जैसे यहाँ पे 9.99 है, तो ये सारे के सारे आपको नहीं दिखाई देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा, रन वाला बटन कहाँ गया, ये रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा, अब आप देखो 49.99, 299.99, 14 है यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे है 499, 799। तो ज़्यादा ही है प्राइस, कम वाले यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब लेट्स से मुझे और फिल्टर लगाना है 499 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 499 में कर देता हूँ। इससे ज़्यादा वाले मुझे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, आप देखो यहाँ पे 499 और उससे ज़्यादा वाले दिख रहे होंगे, उससे कम वाले नहीं दिख रहे होंगे। तो टोटल 4 ही डॉक्यूमेंट है ऐसे जिसका कि प्राइस 499 से ज़्यादा है। इसी तरीके से आप ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर सकते हो कि मुझे 499 से कम वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको कम वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कम वाले प्रोडक्ट्स चाहिए या लेस देन इक्वल टू वाले चाहिए, तो 499 और उससे ज़्यादा वाले आएंगे। 499 वाले हैं तो भी आएंगे और उससे ज़्यादा वाले भी आएंगे, कम वाले भी आएंगे। लेस देन मैंने लगाया है ना, और LT का मतलब होता है लेस देन, मतलब उससे कम वाले आएंगे, इक्वल वाले नहीं आएंगे। और LTE का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, मतलब ये भी आएगा और इससे कम वाला भी आएगा। तो जैसे ही रन करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपके पास LTE सही तो लिखा है ना हमने, वापस से रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कम वाले आ रहे हैं और इक्वल वाले भी आएंगे। तो आप देख लेना, इस तरीके से आपके पास डेटा आ रहा है। तो ये सारे के सारे आपके पास कम वाले हैं, और इतने ही हैं क्या, नहीं एक्चुअली और भी हैं। यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, और ये क्या हो कर दिया मैंने,
यहाँ पे इस पर क्लिक करो तो आपको और भी आगे दिखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर। और क्या है यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में, तो आपके पास इक्वल टू भी है। हालांकि इक्वल टू की यूज़ करने की एज सच यहाँ पे कोई नीड है नहीं। आपको अगर डायरेक्ट इक्वल टू ही लगाना है, जैसे 499.99 वाले प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 499.99, और जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा आपके पास वो वाला प्रोडक्ट आ जाएगा जिसका प्राइस 499.99 है। अगर आप इक्वल टू ऑपरेटर लगा के भी चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सेम आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इंटर करता हूँ मैं, देखो वही सेम आउटपुट आ रहा है। तो इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू भी आप लगा सकते हो, जिसका प्राइस 499 के इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू आप यहाँ पे लगाओगे एंड रन करोगे तो जो जिसका प्राइस 499.99 के इक्वल नहीं है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। अच्छा, नॉट इक्वल टू में एन ई सिर्फ होता है। ठीक है, तो वापस से रन करते हैं तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसका प्राइस 499.99 नहीं है। तो इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा वर्क कर रहा होता है। तो आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये तो प्रोजेक्शन के लिए मैंने लगा रखा है कि सिर्फ मुझे टाइटल, कैटेगरी एंड प्राइस चाहिए, बाकी आपका क्वेरी बस इतना सा है। तो जितने भी आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर है इसी तरीके से यूज़ हो रहे होंगे। बस यहाँ पे आपको नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू एंड फिर इसी तरीके से आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, सारा मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। नॉट इक्वल टू एंड फिर लेस देन, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से आपके पास सारा आ रहा होगा। और ये सारा का सारा कमांड आप ऑब्वियसली एक साथ रन तो कर सकते हो, लेकिन आउटपुट आपको सिर्फ लास्ट वाले का दिखेगा, इतना मैंने बताया था। अगर आपको एक एक करके चाहिए तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके रन करना पड़ेगा, और इसको तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। या एक और तरीका है कि डेटाबेस में इसको सेव कर लो, डीबी वाले वेरिएबल में इसको कमांड को रन करके, तो वो सब भी बताऊँगा आगे। लेकिन फिलहाल तो आपको एक एक करके रन करना है, तो अपने हिसाब से आप देख लेना किस तरीके से रन करना चाहते हो। कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आपको ईजी लग रहा है वहाँ पे भी रन कर सकते हो। तो ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको समझ में आ गया? हाँ, आ गया। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, 1 मिनट रुको। कैसे होगा भैया? ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गया। इसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज़ करेंगे? तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ तब करते हैं जब आपको 2 या 3 कंडीशन या फिर मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने का तरीका हो सकता है, कैसा तरीका हो सकता है? तो कंबाइन करने का तरीका हो सकता है कि आपको सारे के सारे कंडीशंस अगर ट्रू हैं तभी वो डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर अगर सारे के सारे कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर कंडीशन का रिवर्स करना है। जैसे ग्रेटर देन है तो उसका रिवर्स कर दिया, मतलब कि ग्रेटर देन नहीं है। लेस देन है तो उसका रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स ग्रेटर देन। तो नॉर, उसके बाद आता है नॉर ऑल कंडीशंस मस्ट बी फॉल्स। अगर सारे कंडीशंस फॉल्स होने पे आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप नॉर का यूज़ करोगे। देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान है, पहले भी आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह में पढ़ रखा होगा, लेकिन किन्हीं को नहीं पता है तो मैं जस्ट उनके लिए टेबल प्रिपेयर करके बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 कंडीशंस ले रहे हो तो, बाकी 3 ले रहे हो तो 8 बनेंगे। एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको आता है, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो पहला है फॉल्स फॉल्स, दूसरा है फॉल्स ट्रू। कंडीशन मैं कुछ अभी लेके दिखाऊंगा ऑब्वियसली। इस तरीके से कंडीशन लिखा होगा हमारा, एज ग्रेटर देन 18 है, एज ग्रेटर देन 60 है। तो इस तरीके से कंडीशंस हम लोग लिख रहे होंगे, लेकिन उसका आउटपुट तो ट्रू या फॉल्स में ही आ रहा होगा ना। ग्रेटर देन है हाँ या फिर नहीं, लेस देन है हाँ या फिर नहीं, तो ट्रू या फॉल्स में ही आउटपुट आ रहा होगा। तो 2 कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स एक बारी फॉल्स, एक बारी फॉल्स, एक बारी फॉल्स, एक बारी ट्रू, एक बारी ट्रू, एक बारी फॉल्स एंड एक बारी ट्रू ट्रू। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके बनते हैं अगर आप 2 कंडीशंस ले रहे हो तो। 3 लोगे तो 8 बन जाएंगे। तो फिलहाल 2 पे ही समझते हैं, बाकी आप समझ लोगे आगे का लेकर के। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब लेट्स से हम लोग यहाँ पे एंड वाला ऑपरेटर परफॉर्म करा रहे हैं। तो एंड ऑपरेटर ये कहता है कि सारे के सारे कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो ही ट्रू में इवैल्यूएट होगा, दैट मीन्स तो ही डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न हो रहा होगा वो वाला, अदरवाइज नहीं हो रहा होगा। मतलब अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो आपके पास आउटपुट भी फॉल्स आएगा। दोनों में से एक ट्रू है, एक फॉल्स है तो भी आउटपुट फॉल्स आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी आउटपुट फॉल्स आएगा। जब सारा का सारा कंडीशन ट्रू होगा, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगे आपके, तभी यहाँ पे आउटपुट में आपके पास ट्रू आ रहा होगा, दैट मीन्स वो डॉक्यूमेंट रिटर्न हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोड करके देखते हैं, और यहाँ पे एक नया प्लेग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं बना देता हूँ नया प्लेग्राउंड, Ctrl+S एंड इसका नाम दे देंगे लॉजिकल ऑपरेटर। बहुत ही अच्छा। और वापस यहाँ आ जाते हैं, एक्चुअली इसे हाइड कर लेते हैं इस तरीके से। सो हमें करना क्या है, यूज़ ई कॉमर्स, ठीक है, एंड db.products
डॉट फाइंड, और एक तो फिल्टर के लिए हो गया, एक प्रोजेक्शन के लिए जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ टाइटल चाहिए एंड कैटेगरी चाहिए एंड प्राइस चाहिए, बस इतना सा हमें चाहिए फ़िलहाल तो। ठीक है, अब फाइंड करना है तो फाइंड हमें अब मल्टीपल कंडीशंस के साथ करना है। कैसे? तो मल्टीपल कंडीशंस में लेट से अब मल्टीपल कंडीशंस हैं तो ऑब्वियसली हमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले कंडीशन सोचो आपके पास क्या क्या कंडीशन है। तो लेट से मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि मुझे वो सारे प्रोडक्ट्स चाहिए जिसका कि कैटेगरी ब्यूटी हो। देखो मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ब्यूटी है, फ्रेग्रेंस है, फिर फर्नीचर है, तो इस तरीके से मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो मुझे कैटेगरी तो ब्यूटी ही चाहिए, पहला कंडीशन तो ये हो गया। उसके बाद मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं कि प्राइस मेरा 12.99 से कम ही होना चाहिए, मतलब कि ब्यूटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए और 12.99 से कम प्राइस ही होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। मैं दोनों ही चाहता हूं, मैं चाहता हूं ब्यूटी वाला प्रोडक्ट भी हो और प्राइस भी 12 रुपये से कम, 12 रुपये या डॉलर जो भी है यहाँ पे, $12 से कम हो। ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स है। अगर ब्यूटी नहीं है मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्यूटी का ही चाहिए, और अगर प्राइस 12 से ज़्यादा है तो भी नहीं चाहिए, मुझे प्राइस 12 से कम वाली चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्वेरी लगाना है। तो पहले ही स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एंड सिंबल का यूज़ करेंगे। एंड ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, अभी जो मैंने एंड बोला वो बोल चाल वाला एंड है। तो एंड ऑपरेटर हमने लगाया और यहाँ पे इस तरीके से एरे बनाएंगे। एरे क्यों बनाया? क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस आपके पास हो सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस हैं एक साथ आपको लिखने हैं, तो ऑब्वियसली एरे के फॉर्मेट में ही लिखा जा सकता है। तो एरे बनाया एंड यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आप दे सकते हो। तो फिलहाल मुझे 2 कंडीशंस चाहिए, तो इस तरीके से मैं 2 ऑब्जेक्ट बना दूंगा और इसके अंदर जैसे आप नॉर्मली कंडीशन लिख रहे होते थे वैसे ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैटेगरी स्पेलिंग सही लिखना, कैटेगरी चाहिए ब्यूटी, ठीक है, BUT, बहुत ही बढ़िया। और मुझे प्राइस जो है वो कम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाऊंगा और लेस देन होना चाहिए 12.99 से। तो अब मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि जिसका कि कैटेगरी ऑब्वियसली ब्यूटी है एंड प्राइस 12.99 से कम है। तो मैं रन करके देखता हूँ एक बार। जैसे ही मैं रन करूँगा, यहाँ पे देखो ये ब्यूटी है, 12.99 प्राइस है इसका। 12.99 से एक्चुअली कम चाहिए था मुझे, तो ये कैसे आ गया? अच्छा, मैंने 19 लिख दिया गलती से, 12 लिखना था। बहुत ही बढ़िया, वापस से रन करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है ऐसे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका कि बेसिकली कैटेगरी ब्यूटी है, 12.99 से कम है प्राइस, 9.99 एंड 8.99। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं ऐसे। अच्छा, अब एक और बात आपके दिमाग में ज़रूर ऐसा आना चाहिए कि ये जो काम आप इस तरीके से कर रहे हो, इसको इस तरीके से करने के बजाय आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना डायरेक्टली। इतना लंबा चौड़ा फालतू में एंड ऑपरेटर लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो पता है यहाँ पर मैं 2-3 कंडीशंस ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, जैसे कि कैटेगरी ब्यूटी होना चाहिए एंड प्राइस मेरा 12.99 होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आराम से लिख सकता हूँ 2 कंडीशंस। इसमें क्या प्रॉब्लम था? और यहीं पे मुझे अगर बेसिकली ऑपरेटर यूज़ करना है लेस देन वाला, तो मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। क्या ही परेशानी है? मैं इसमें बोलूँगा कि लेस देन होना चाहिए 19.99 से, दैट्स इट। बताओ, जब इतना आसानी से लिखा जा सकता था तो इतना माथा पीछी करने की क्या ज़रूरत थी? और इसके भी आउटपुट सेम ही आएगा। रन करके देख लेते हैं। ये देखो आउटपुट तो सेम ही आ रहा है। अच्छा, सेम नहीं आ रहा है, फिर से मैंने 19.99 लिख दिया, 12.99 लिखना था ना। तो ये देखो 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा फिर? ऐसे करने का क्या फ़ायदा? लॉजिकल ऑपरेटर लगाने का क्या फ़ायदा? तो देखो बिहाइंड द सीन MongoDB जो आप ये कर रहे हो ना, तो बिहाइंड द सीन MongoDB आपका यहाँ पे एंड ऑपरेटर ही लगा रहा होता है। ये हो गया एंड ऑपरेटर का शॉर्ट फॉर्म लिखने का। एंड ऑपरेटर ही है ये। देखो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग और बोल रहे हैं कि सारा का सारा होना चाहिए, कैटेगरी ये होना चाहिए, प्राइस ये होना चाहिए, और कुछ लिखेंगे तो वो भी होना चाहिए, सारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो बिहाइंड द सीन वो एंड ऑपरेटर का ही काम हो रहा है। लेकिन इन केस अगर आपको और भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे हैं और ऑपरेटर है, नॉट है, नॉर है, इस तरीके के काम करने होंगे तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली इस तरीके से लिखना पड़ेगा। वहाँ पे आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एंड के लिए तो आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट आ गया, ऑब्वियसली इसी तरीके से लिखोगे आप, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया जहाँ पे कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो मुझे काम करना है, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड मे बी सारे के सारे फॉल्स हैं सिचुएशन, तभी मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा कोई केस आ गया तो कैसे काम करोगे? तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा मैंने बताया एंड इस तरीके से आपको लिखना होता है। अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको वापस से इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो और ऑपरेटर कैसे काम कर रहा होता है। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका वो वाला प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा होगा। बेसिकली
सेटिस्फाई हो जाएगा वो। तो अगर यहाँ पे मैं टेबल बनाऊँ फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फिर ट्रू ट्रू, तो ये फॉल्स फॉल्स तो ऑब्वियसली फॉल्स रहेगा, दोनों ही फॉल्स हैं, एक ट्रू होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये एक ट्रू है तो ट्रू, अगर यहाँ पे एक ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है, क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़िया है ना दोनों ट्रू है, तो मुझे तो सिर्फ एक चाहिए था, दोनों मिल रहे, क्या प्रॉब्लम है, तो ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स तभी आएगा जब दोनों सिचुएशन फॉल्स हो जाए, बाकी केसेस में आपके पास ट्रू आ रहा होगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो ट्रू आ रहा होगा। और मतलब क्या होता है हिंदी में, या ऐसे भी समझ सकते हो, ये या ये, एंड मतलब होता है और ये, ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे और का भी यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ। अभी देखो ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे थे जिसका कि कैटेगरी ब्यूटी हो एंड प्राइस लेस देन 12.99 हो, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि या तो ब्यूटी हो, अगर ब्यूटी है चलेगा, या फिर प्राइस 12.99 से कम हो, ठीक है, तो बाकी कैटेगरीज भी मुझे चलेगी। तो ऐसा मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो एंड की जगह मैं और यूज़ करूँगा। तो अब ये कह रहा है कि कैटेगरी अगर ब्यूटी है तो भी प्रोडक्ट चलेगा, और अगर प्राइस लेस देन 12.99 है तो भी प्रोडक्ट चलेगा। मुझे कैटेगरी से मतलब नहीं है, अगर प्राइस कम है तो मैं वो ले लूँगा, चाहे फर्नीचर ही क्यों ना हो। मैं बहुत ही मतलब गरीब टाइप आदमी हूँ, तो प्राइस अगर 12 से कम है तो जो मिलेगा मैं ले लूँगा। और यहाँ पे कंडीशन है पहला कि कैटेगरी ब्यूटी अगर है तो मैं लूँगा ही, प्राइस कितना भी हो। मैं बहुत ही फैशनेबल बंदा हूँ, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे थिंकिंग है। तो जैसे ही मैं यस करूँगा तो यहाँ पे आप देखो इस बार 10 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने फिल्टर में और लगाया है, तो दोनों में से एक भी अगर ऑब्वियसली ट्रू है तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मिल रहा होगा। देखो ये ब्यूटी है एंड 12.99 है, ऑब्वियसली मैंने लेस देन लिखा है बट ये भी आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो ब्यूटी है, प्राइस 14.99 है, जो कि प्राइस ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे ब्यूटी वाला है तो ले लेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे भी ब्यूटी है लेकिन प्राइस कम है, ठीक है, प्राइस तो कम ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ग्रोसरीज है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रोसरीज है लेकिन प्राइस क्योंकि कम है चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस कम है, ग्रोसरीज है, चलेगा, क्योंकि प्राइस कम है ना, चलेगा। यहाँ पे भी आप देख लो। तो इस तरीके से आपके पास सारा का सारा डेटा आ रहा है। और भी हैं शायद, तो आगे जा सकते हो। हाँ और भी हैं, तो 18 डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल इस तरीके के। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका और ऑपरेटर काम कर रहा होता है। उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट के लिए तो परेशान होना ही नहीं है। नॉट का सिंपल सा मतलब है निगेट्स ए कंडीशन। निगेट्स मतलब होता है कि उल्टा कर दो किसी कंडीशन का। जैसे मैं यहाँ पे लेस देन वाला कंडीशन लगा रहा हूँ, तो मुझे इसका उल्टा करना है अगर, तो मैं यहाँ पे एक करली ब्रेसेस और लगाऊंगा और आगे में मैं बोल दूंगा नॉट कर दो इसका, ठीक है, नॉट ऑफ लेस देन इतना है। तो मतलब कि अगर बेसिकली लेस देन पहले मैं बोल रहा था 12.99 से, अब मैंने कंडीशन उल्टा कर दिया, तो अगर लेस देन नहीं है तो दे दो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, देखो कंडीशंस बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं एंड आगे जाके माथा खराब भी हो जाएगा आपका। तो सॉल्यूशन सबका है, मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगा सॉल्यूशन, लेकिन प्रैक्टिस करना है। जब तक आप माथा खराब नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। सिंटैक्स एरर होगा, और ज़्यादातर तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर ही होगा आपसे, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लॉजिक तो बहुत सिंपल है। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो 12.99 से ज़्यादा मिलेगा आपको, 49.99, 299 तक चला गया। तो पहले लेस देन बोल रहे थे, फिर आगे नॉट लगा दिया, मतलब कि लेस देन नहीं होना चाहिए, उल्टा हो गया कंडीशन, ठीक है। तो जब भी कंडीशन उल्टा करना हो तो आप आगे नॉट लगा सकते हो। और ऑब्वियसली एक पे ही काम करेगा ये, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। मल्टीपल कंडीशंस पे तो काम कर नहीं सकता है, उल्टा करना है बस। तो एक ही कंडीशन को एक बारी में उल्टा करेगा, ठीक है। नॉर का मतलब होता है और का उल्टा। और में क्या था, और में ये था, नॉर में इसका उल्टा हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ मैं, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। और ये कहता था कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू में इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर में उल्टा होता है, यहाँ पे आपके पास फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रू है। यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू है, इसमें उल्टा होता है। अगर दोनों फॉल्स हैं तभी आपको आउटपुट में ट्रू मिल रहा होता है। दैट मीन्स अगर कोई दो कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं और चाहते हैं कि दोनों ही कंडीशन आपके फॉल्स हो जाए, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स हों, तब आप उस सिचुएशन में नॉर का यूज़ कर सकते हो। और का उल्टा होता है, ऐसे समझो, और का उल्टा होता है। और में होता था कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो चलेगा। इसमें होता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए। एंड में होता है सारे ट्रू होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके का केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिलहाल तो मैं कमेंट करता हूँ, बहुत ज़्यादा गीजी मीजी हो गया, तो एक और बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे नॉर यूज़ करेंगे और ऑब्वियसली एरे लगाएंगे, मल्टीपल कंडीशंस डालने हैं यहाँ पे। तो पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो पहला वाला जो कंडीशन है उसमें मैं बोलूँगा कि कैटेगरी जो है वो होना चाहिए ब्यूटी, और सॉरी ब्यूटी नहीं होना चाहिए, नॉर यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए और ये वाला भी नहीं होना चाहिए। तो ब्यूटी भी नहीं होना चाहिए। और प्राइस जो है, प्राइस में मैं बोल देता हूँ
कि क्या बोल दूं, प्राइस में मैं बोल देता हूं कि ग्रेटर देन 10 नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, और एक्चुअली ब्यूटी भी नहीं होना चाहिए। मैंने बोला प्राइस 10 से ज़्यादा तो चलेगा ही नहीं। जैसे दुकान में जाते हैं ना, भैया 10 से ज़्यादा नहीं चलेगा, 10 से कम वाला दिखाओ, 10 से ज़्यादा नहीं चलेगा। भैया ब्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मेकअप वेकअप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ब्यूटी भी नहीं चलेगा, 10 से ज़्यादा वाला भी नहीं चलेगा। तो ब्यूटी भी नहीं चाहिए, 10 से ज़्यादा वाला भी नहीं चाहिए, वो सब छोड़ के अब बाकी जो है आप दिखा दो। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पे जैसे यस करूँगा मैं, क्या गड़बड़ हो गया, सब तो ठीक ही लिखा है मैंने। रुक जाओ, एक तो पसीना नमकीन नमकीन पूरा हो जा रहा है मुँह मेरा। वापस से रन करते हैं, कुछ हुआ होगा। कुछ तो एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा छूट गया। ठीक है, तो अब वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी आपके पास डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये ग्रोसरी, ब्यूटी तो मिलेगा ही नहीं। देखो ग्रोसरी 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 एंड ग्रोसरी एंड ग्रोसरी एंड ग्रोसरी। फर्नीचर तो इतना सस्ता हो ही नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली ग्रोसरी ही आपको मिलेगा, लॉजिक वाली बात है ना। तो प्राइस देखो 1.99, 8.99, 9.99, 10 से ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि फ़िल्टर लगा दिया। 10 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ब्यूटी भी नहीं होना चाहिए, बाकी जो है दिखा दो आप। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे नॉर यूज़ करते हो। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आ गया। एक बार रिकैप ले लो। एंड का कब यूज़ करेंगे? एंड का तब यूज़ करेंगे जब दोनों ट्रू हमें चाहिए होंगे। दैट मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई चाहिए। भैया मुझे ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जिसमें ये भी हो और ये भी हो, ठीक है, प्राइस कम हो और ब्यूटी हो, ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ। तो उस केस में हम लोग एंड का यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली ई कॉमर्स जब वेबसाइट पे जाएंगे तो इसी तरीके से यूज़र फिल्टर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन आपके पास आती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको उस तरीके से बैकएंड में लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है और। इसका मतलब होता है भैया अगर ये है तो भी चलेगा, या फिर अगर ये है तो भी चलेगा, दोनों में से कोई कुछ भी है तो आप दे दो मुझे, चलेगा। फिर उसके बाद आता है आपके पास नॉट। नॉट तो उल्टा कर रहा होता है, तो अगर आपको रिवर्स करना है तो ठीक है, नॉट का यूज़ कर लो। नॉर होता है और का उल्टा, मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसके अलावा जो है वो दिखा दो, तो ऐसा होता है नॉर। सिंटैक्स आपको समझ में आ गया? एंड, और नॉर तीनों का तो सेम ही है, मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली इस तरीके से लिखोगे एंड एक एरे बनाओगे और उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल कंडीशन के साथ काम कर रहा होता है। और एंड और नॉर। नॉट तो एक ही के साथ काम कर रहा होता है, बेसिकली रिवर्स करता है, तो उसके लिए आपके पास इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओगे। मल्टीपल ये है तो इसके लिए आपको एरे बनाना है, नॉट के लिए आपको ऑब्जेक्ट ही चाहिए सिर्फ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, जावा स्क्रिप्ट जैसा नहीं है, तो थोड़ा सा सिंटैक्स वाइज कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उतना है नहीं। अगर समझने जाओगे तो उतना है नहीं। जैसे मैंने अभी समझाया इस तरीके से अगर आप समझोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, जो कि आगे मैं कराऊंगा। ऑब्वियसली बिना प्रैक्टिस के तो ये सारी की सारी चीज़ें मुश्किल लगती है, तो आगे प्रैक्टिस कराऊंगा और मज़ा आएगा। फिर उसके बाद आपके पास है एलिमेंट ऑपरेटर्स, और डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। एक्चुअली भीग चुका हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। ये वाला कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे। तो एलिमेंट ऑपरेटर्स तो एग्जिस्ट आपके पास यहाँ पे बेसिकली अगर एलिमेंट पे कोई कंडीशन लगाना है, फील्ड पे कोई कंडीशन लगाना है, जैसे कि वो फील्ड आपके पास एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, या उसका टाइप चेक करना है, चेक्स द बीशन डेटा टाइप। बीशन पता है ना क्या होता है? बिहाइंड द सीन मैंने बताया था, मोंगोडीबी में आपके पास पूरा का पूरा बाइनरी जेशन कह सकते हो आप, बीसन को बाइनरी जेशन, उसी फॉर्मेट में आपका पूरा का पूरा काम कर रहा होता है। बिहाइंड द सीन इंटरनली मोंगोडीबी उसी तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन अगर आप बिहाइंड द सीन से बाहर आओगे, बाहर का नज़ारा देखोगे, तो आपके पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में भी आपने पढ़ा होगा, आपके पास स्ट्रिंग। अगर आप बोलोगे कि मोंगोडीबी में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं वो बता दो, तो मैं सेपरेटली एक लेक्चर लेके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो, वही बेसिक डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग है आपके पास, नंबर है आपके पास, ठीक है, इंटीजर है आपके पास, तो इसी तरीके के आपके पास डेटा टाइप्स हैं। डेट है आपके पास, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है आपके पास जो कि है ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। आईडी वाला सेपरेट लेक्चर ही हमने बेसिकली लिया था, तो ऑब्जेक्ट आईडी। तो इस तरीके के आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप के बेसिस पे आपको फाइंड करना है, या फिर आपको फाइंड करना है कि वो फील्ड आपके पास एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो इसके लिए तो हमें एक नया बनाना पड़ेगा डेटाबेस, तभी तो देख पाएंगे। कट क्यों नहीं हो रहा है यार? ठीक है, कट हो जाओ, बस कर दो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड, इसे हटाओ, कंट्रोल एस से सेव करो। और कहाँ गया हमारा? अच्छा, यहीं पे तो सेव करना है, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं अभी?
एलिमेंट ऑपरेटर एग्जैक्टली। ठीक है, तो सेव हो गया हमारा, बहुत ही बढ़िया। तो इस बार हम लोग एक और डीबी बना लेते हैं। क्या नाम दे दे डीबी का क्या नाम दे दे? माई यूजर्स डीबी दे देते हैं, माई यूजर्स। ठीक है, और db डॉट इंसर्ट मैनी करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे अपने हिसाब से ताकि उस पर प्रैक्टिस कर पाएँ। तो हमें ये चेक करना है ना एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, और टाइप वाला, तो उस हिसाब से हमें डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक में लेट से नेम देते हैं MKL और एज देते हैं 21, और एक डॉक्यूमेंट में एज फील्ड देंगे ही नहीं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ नेम दे देंगे MANS, एज फील्ड नहीं देंगे, और एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ एज दे देंगे 33। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेटा बना रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ और भी कुछ इस तरीके से ले लेंगे। जैसे नेम तो MKL ही रहेगा, यहाँ पे नेम थोड़ा सा चेंज कर ले, क्या चेंज कर लेते हैं, रोहन अच्छा नहीं लगेगा देखने में, सोहन, एंड यहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा पुनीत, और बस इतना डेटा काफ़ी है। ठीक है, और यहाँ पे एज 22, लेकिन ये वाला एज जो है स्ट्रिंग में 22 होगा, बस ये मैं समझाना चाहता हूँ। देखो ये आपके पास नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, 22 ही है, लेकिन स्ट्रिंग में मैंने लिखा है, ये देखो सिंगल क्योट के अंदर, और यहाँ पे ये नंबर है। तो ये डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे कुछ में तो फील्ड ही गायब है, जैसे इसमें एज वाला फील्ड है ही नहीं, इसमें नेम वाला फील्ड नहीं है, और इसमें एज जो है नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो उस हिसाब से हमें फिल्टर करना है, तो कैसे करेंगे? तो चलो रन करते हैं db डॉट, अच्छा यहाँ पे कलेक्शन का नाम तो दिया ही नहीं, db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट मैंने, तो इंसर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। रन करते हैं, इंसर्ट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा यहाँ पे ये माई यूज़र्स स्ट्रिंग में ना नाम है, बहुत बढ़िया। तो यस करते हैं अब। ठीक है, तो ये देखो इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसे कमेंट कर देते हैं, और अब जो हमें क्वेरी लगाना है वो लगाते हैं। तो db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड अगर करेंगे तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट एक साथ हमें मिल जाएगा। रन करके देखते हैं, यस करते हैं। तो ये देखो सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है, 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, 6 मिल रहे हैं हमारे पास। एंड अभी जो हमें करना है, सबसे पहले चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं वो फील्ड। तो मुझे चेक करना है कि एज नाम का फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एज, ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे ग्रेटर देन लेस देन, उसी तरीके से करना है। इस तरीके से लगाएंगे एंड बोलेंगे एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से। और कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा यहाँ पे बाहरी इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाना था ना, प्रोजेक्शन तो देना नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एंड एज वाला फिल्टर लगाना है, और पूछेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जैसे ग्रेटर देन लेस देन था उसी तरीके से एग्जिस्ट ट्रू और फॉल्स कर सकते हो। एग्जिस्ट ट्रू मतलब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो जिसमें कि एज फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें एज फील्ड है। ठीक है, वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जैसे ही मैं रन करूँगा इसे, आपके पास यहाँ पे एरर आ गया वापस से। अरे क्यों एरर आ गया? सब कुछ तो ठीक ही है यहाँ पे। देख लेता हूँ मैं, इसी तरीके से तो लिखना होता है, क्या प्रॉब्लम है? वापस से रन कर लेते हैं एक बार, वापस से एरर आ रहा है। फाइंड हमने किया, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एज 22, और अभी रन करते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है, इसे क्लोज करो, वापस से रन करो। नो डॉक्यूमेंट्स टू डिस्प्ले। अच्छा किसी का एज 22 है ही नहीं क्या? यहाँ पे आके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और एक माई यूज़र्स डेटाबेस यहाँ पे आया होगा, ये रहा, इसके अंदर यूज़र्स एंड अच्छा एज 22 किसी का है ही नहीं। ठीक है, और एक्चुअली मैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये एज 22 स्ट्रिंग है। तो एज 33 सर्च करते हैं, एज 33, और अभी वापस से रन करते हैं। तो ये तो रन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये भी रन होना चाहिए, एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इस तरीके से, एंड एग्जिस्ट्स ट्रू है या फॉल्स। अच्छा एग्जिस्ट्स होता है ना, शायद एग्जिस्ट्स होता है। ठीक है, ये देख लेना आप, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, एग्जिस्ट्स होता है। तो वापस से रन करते हैं, एंड यहाँ पे देखो 5 डॉक्यूमेंट आ रहे हैं आपके पास। 6 डॉक्यूमेंट थे टोटल, 5 डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 5 डॉक्यूमेंट में एज नाम का फील्ड एग्जिस्ट करता है। देखो एज है, इसमें भी एज है, इसमें भी एज है, इसमें भी एज है, इसमें भी एज है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे नेम वाला देखना चाहता हूँ तो नेम भी आई बिलीव 5 डॉक्यूमेंट में ही है। ठीक है, तो ये देखो इन सारे डॉक्यूमेंट में इसमें भी नेम है, इसमें नेम है लेकिन एज नहीं है, इसमें नेम है
ये देखो नेम, एंड इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम है। तो इस तरीके से अगर आपको चेक करना है कि वो फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, तो इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये तो आपको समझ में आ गया एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद अब बात करते हैं टाइप चेकिंग की। मुझे लेट से एज का टाइप चेक करना है कि एज में जिस भी डॉक्यूमेंट में एज का टाइप आपके पास नंबर है, सॉरी इंट है, वो वाला डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूँगा, यहाँ पे आपके पास ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ऐसा कैसे? सब कुछ तो हमने सही लिखा है। एक बार यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं वापस से, और ये आपके पास सब तो नंबर ही है, बस एक यहाँ पे, अच्छा ये सारे के सारे तो ऑब्वियसली इंटीजर ही है ना, हमें चेक करना था स्ट्रिंग है या फिर नहीं, तो स्ट्रिंग चेक करना है। ठीक है, माई मिस्टेक। तो यहाँ पे देखो इस वाले डॉक्यूमेंट में एज जो है आपके पास स्ट्रिंग है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में आपके पास एज नंबर ही था। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले मैं प्रिंट कर रहा था। अभी मुझे ऐसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि एज का टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब उसे मुझे डिलीट करना है या क्या करना है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, अपडेट करना है उसे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट मिल गया, अब उस पर ऑब्वियसली मैनिपुलेट वगैरह तो कर ही सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आप टाइप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। एलिमेंट ऑपरेटर जैसे ग्रेटर देन लेस देन कर रहे थे वैसे ही आपको यूज़ करना है। सिमिलर सा सिंटैक्स है। एग्जिस्ट बताता है कि वो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट दो जिसमें ये फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। फिर टाइप बताता है कि आपके पास वो उस फील्ड का वो टाइप है या नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया एज स्ट्रिंग है या नहीं, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट दो जिसका कि एज स्ट्रिंग हो, या फिर नहीं है तो नहीं दो, है तो दो। बस ये कहना चाह रहा था मैं। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और लाइट भी जा चुकी है। वैसे तो फ़ैन लाइट रहे ना रहे, फ़ैन तो चला नहीं सकता क्योंकि फिर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आएगा। वैसे ही यहाँ में बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजता है। तो ठीक है, सब कुछ डन कर दिया मैंने। इसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास बचे हुए। तो इवैल्यूएशन ऑपरेटर है, और फिर एरे ऑपरेटर है, एंड फिर अपडेट ऑपरेटर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास। 3 ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिया, एलिमेंट, लॉजिकल एंड कंपैरिजन। ठीक है, फिर इसके आगे का देखेंगे आगे। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पानी वानी पियो, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करो, फिर मिलते हैं। तो अब बारी है इवैल्यूएशन ऑपरेटर की। एंड इवैल्यूएशन ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इवैल्यूएट कर रहे होंगे। एंड इवैल्यूएट क्या कर रहे होते हैं? एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो एक्सप्रेशंस से स्पेसिफिक कुछ टास्क परफॉर्म कराना है या क्वेरी परफॉर्म करानी है, तो हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। कुछ समझ आया नहीं होगा तो एग्जाम्पल से एक समझते हैं। लेट्स से हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड उसमें ऑब्वियसली आपके पास प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस होगा। तो अगर हमें ऐसा चेक करना है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें निकालने हैं जिसका कि प्राइस ग्रेटर देन हो डिस्काउंट प्राइस के, तो कैसे करेंगे? अभी तक जो हमने देखा इस तरह से हम लोग ग्रेटर देन यूज कर रहे थे, लेस देन यूज कर रहे थे, तो वहां पे कोई वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे, 50 60 जो भी वैल्यू है तो उससे कंपेयर कर रहे थे किसी एक सिंगल फील्ड को। लेकिन अगर फील्ड्स के बीच ही कंपेरिजन करना है, फील्ड्स के वैल्यू के बीच ही कंपेरिजन करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपके पास प्राइस दे रखा है, कुछ प्राइस होगा, एंड डिस्काउंट प्राइस दे रखा है, कुछ डिस्काउंट प्राइस होगा। तो अब हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसका कि प्राइस ग्रेटर देन हो डिस्काउंट प्राइस के, कुछ इस तरीके का आपके पास एक्सप्रेशन है, तो कैसे इवैल्यूएट करोगे? या फिर लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा है कि प्राइस प्लस डॉक्यूमेंट प्राइस ग्रेटर देन हो 100, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास इवैल्यूएशन ऑपरेटर है। एंड यहाँ पे आपको सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिस्टमैटिक है। थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन है बिल्कुल सिस्टमैटिक। अगर आप सीक्वेंस में समझोगे बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है आपके पास रेगेक्स। एंड रेगेक्स से भी पहले मैं एक्सप्रेशन वाला ये बताना चाहता हूँ क्योंकि यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एंड अभी जस्ट आप ब्रेक लेके आए हो तो एक्सप्रेशन वाला EXPR आपको तुरंत समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ सैम्पल डेटा लिया है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप जाके उठा सकते हो, अगर मैं लिंक दे दूं तो याद रहेगा मुझे, आई बिलीव लिंक दे दूंगा मैं। एंड तो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट मैनी कर लेते हैं, और ये कुछ डेटा है जो कि आप डायरेक्टली भी टाइप करके बना सकते हो। बहुत छोटा सा डेटा है इसलिए इंसर्ट मैनी कर लेंगे, अदरवाइज तो हम लोग एक फाइल बना के एंड इंपोर्ट कर लेते, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे छोटा सा डेटा है, तो ये वाला पूरा का पूरा कमांड कॉपी करेंगे, employees.insertMany, एम्प्लॉयज़ नाम का एक कलेक्शन बनाएंगे और उसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक अलग से डेटाबेस बना ले, या फिर
उसी डेटाबेस में, ई कॉमर्स वाले डेटाबेस में ही काम करें। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहो। यहाँ पे आके देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। ई कॉमर्स हमने बनाया था जिसमें कि प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन है, तो इसी के अंदर बना लेते हैं। एक ही कलेक्शन है, और भी कलेक्शन बना लेंगे तो क्या ही प्रॉब्लम है। एक ये बनाना है, अच्छा एक प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन और बनाना है, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, तो प्रोडक्ट 1 या प्रोडक्ट 2 नाम देना होगा। इससे बेटर है डेटाबेस ही अलग बना लेते हैं। तो क्या नाम दे दे डेटाबेस का? टेस्ट को फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं एंड एक टेस्ट डेटाबेस ही यहाँ पे बना लेंगे। तो टेस्ट को डिलीट करते हैं और नया टेस्ट डेटाबेस ही बना लेंगे, और उसी के अंदर हम लोग टेस्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सैम्पल डेटा रहने देते हैं और फटाफट यहाँ पे आके एक नया प्लेग्राउंड बना लेते हैं। इसे कनेक्ट कर लेंगे और प्लेग्राउंड में एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेंगे। इसे हटाते हैं, Ctrl S से सेव करते हैं और इसका नाम दे देंगे इवैल्यूएशन ऑपरेटर, evaluation.mongodb.js। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, evaluation.mongodb.js। तो यहाँ पे आ जाते हैं और फटाफट अपना काम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेस्ट डीबी के अंदर आ जाना है। तो यूज़ टेस्ट डीबी के अंदर हम लोग आ चुके हैं, स्विच कर चुके हैं। अब टेस्ट के अंदर हमें एक कलेक्शन क्रिएट करना है, और कलेक्शन क्रिएट अलग से करो या फिर आप डायरेक्टली इंसर्ट कर दो, तो कलेक्शन भी बन जाएगा, इंसर्ट भी हो जाएगा। तो db डॉट क्या है, प्रोडक्ट्स था, एम्प्लॉय था, क्या था देख लेते हैं, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो db डॉट एम्प्लॉयज़, तो कॉपी कर लेते हैं। तो db डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट इंसर्ट मैनी, और मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो मैं कर सकता हूँ ना। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो फटाफट हमारा इंसर्ट का काम हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमें इंसर्ट करना है एम्प्लॉयज़ नाम के कलेक्शन में। तो पहले यही कर लेते हैं, जल्दी से इसे रन करेंगे और फटाफट ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। देखो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आके आप चेक भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, आपके पास एक टेस्ट डेटाबेस आ गया एंड एम्प्लॉयज़, इसके अंदर ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब हमें क्या फ़िल्टर लगाना है, हमें फ़िल्टर कुछ ऐसा लगाना है, इसे कमेंट कर दे फिलहाल के लिए, ठीक है, कमेंट कर देते हैं। तो हमें फ़िल्टर सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ फाइंड कर लेते हैं, एम्प्लॉयज़ डॉट फाइंड। तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हमें इससे मिल रहे होंगे। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं हम लोग कितने एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि हमें फाइंड करना है एम्प्लॉयज़, ठीक है, जहाँ सैलरी बोनस से ज़्यादा हो, ठीक है, सैलरी बोनस से ज़्यादा हो, ऐसे एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना है। जैसे कि अगर इसको देखो तो इसका सैलरी ऑब्वियसली बोनस से ज़्यादा है, इसका भी सैलरी बोनस से ज़्यादा है, इसका भी सैलरी बोनस से ज़्यादा है एंड इसका भी सैलरी बोनस, तो सारे का ही सैलरी बोनस से ज़्यादा है। तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, सब फाइंड हो जाएगा। लेकिन ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्वियसली क्वेरी लिखते हैं एंड यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमें एक्सप्रेशन एक लिखना है कि सैलरी आपके बोनस से ज़्यादा हो, फील्ड्स को ही आपस में कंपेयर करना है। तो क्या यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन का। तो इस तरीके से EXPR एंड इस तरीके से यहाँ पे हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हमें क्या लिखना है, ग्रेटर देन का यूज़ करना है एंड यहाँ पे ग्रेटर देन में हम लोग इस तरीके से एरे ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 फील्ड्स मेंशन करनी है और दोनों फील्ड्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहला जो फील्ड होगा उसको हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे दूसरे फील्ड से। तो ग्रेटर देन पहला फील्ड दे देंगे सैलरी, क्योंकि सैलरी हमें चेक करना है कि बड़ा है बोनस से या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सैलरी। लेकिन ध्यान से, अगर आप इस तरीके से सैलरी एंड इस तरीके से बोनस लिखते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास सैलरी का वैल्यू आप चाहते हो एंड यहाँ पे बोनस का वैल्यू चाहते हो, मतलब सैलरी के वैल्यू को बोनस के वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हो। मतलब कि सैलरी यहाँ पे अगर 50,000 है तो 50,000 को आप यहाँ पे बोनस 10,000 से कंपेयर करना चाहते हो। तो आप चाहते हो वैल्यू आए एज अ वेरिएबल, इसे हम लोग ट्रीट कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे आगे डॉलर सिंबल यूज़ करना है और नीचे यहाँ पे भी इस तरीके से डॉलर सिंबल यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपके पास सैलरी जो कि 50,000 है एंड बोनस जो कि 10,000 है उसमें कंपेयर हो रहा होगा, और बाकी जिस तरीके से बाकी सारे सैलरी एंड बोनस है उसमें कंपेयर हो रहा होगा। तो अब फाइंड करके देखते हैं क्या हम लोग अपना लॉजिक परफॉर्म करा पा रहे हैं। तो देखो 4 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली 4 ही आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे सारे का ही सैलरी बोनस से ज़्यादा है। अगर लेट से हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का ट्राई करें, वैसे तो अपडेट 1 कर सकते हैं वहाँ कमांड से, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें कमांड वगैरह लिखने में, तो डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, या कर तो यहाँ से भी सकते हैं, चलो क्या ही टाइम लगेगा। db डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट अपडेट 1 और सबसे पहले फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो फाइंड करना है जिसका कि नेम आपके पास राहुल है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे अपडेट कर देना है सैलरी को। तो सैलरी अपडेट कर देंगे, 10,000 से कम कर देते हैं, 8,000 कर देते हैं, ठीक है, 8,000 और इंटीजर में ही डाल रहे हैं, यहाँ पे नंबर इंट ही है। बहुत ही बढ़िया, रन करते हैं इसे। तो ये रन हो जाएगा और ऑब्वियसली लास्ट वाला आपको आउटपुट दिखेगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या एरर दे रहा है, नेम तो हमने सही लिखा है राहुल एंड
ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपको सेट यूज़ करना होता है इस तरीके से कि आप यहाँ पे क्या सेट करना चाहते हो। ऑब्वियसली सैलरी सेट करना चाहते हो, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। तो फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार, बहुत ही बढ़िया। वापस से रन करके देखते हैं कि क्या हमारा काम हुआ। तो ये देखो अपडेट हो गया होगा एंड यहाँ पे आपके पास राहुल कहाँ चला गया? अच्छा, राहुल आ ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरीके से फाइंड कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 कमांड्स रन कर रहे हो तो आपको लास्ट वाले का आउटपुट दिखेगा। तो ये वाला रन हो चुका है। अगर मैं आपको सिर्फ फाइंड करके दिखाऊँ इसके जस्ट ऊपर db.employees.find एंड मैं इसे कमेंट कर दूंगा फटाफट। और यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ की स्पेलिंग गलती है एक्चुअली, एम्प्लॉयज़ अब सही है। तो हम लोग इसे जल्दी से रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं। तो जैसा कि आपने देखा था हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं इस तरीके से। एंड सबसे पहला जो राहुल है आपके पास, उसका सैलरी आपके पास 8000 हो चुका है। तो अब जो हम लोग यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगा क्योंकि यहाँ पे एक के पास सैलरी बोनस से कम है। तो ये वाला आपका फिल्टर आउट हो जाएगा, बाकी सारे आपको मिल रहे होंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है वो ये लिखा है कि सैलरी आपकी बोनस से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन मैंने यूज़ किया है। तो जैसे ही मैं रन करूँगा आप देखोगे आपके पास 4 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे। और मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसे सिलेक्ट नहीं करना है, पूरा रन करना है एक साथ। तो यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, प्रिया, अमित एंड नेहा। राहुल नहीं आ रहा है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लेस देन यूज़ करूँगा, दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं ऐसे डॉक्यूमेंट्स फाइंड करके दो जिनकी सैलरी बोनस से कम हो। तो अब वापस से मैं रन करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे। तो जैसे ही मैं रन करूंगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आ रहा है क्योंकि एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी बोनस से कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। एक बार सिंटैक्स वापस से देख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। सिंपली जैसे क्वेरी लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे क्वेरी लिखना है। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि मुझे एक एक्सप्रेशन लिखना है, दैट मीन्स फील्ड्स के बीच में कंपैरिजन करना है या फील्ड्स में कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ इस तरीके का टास्क हमें परफॉर्म करना है। तो हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा? एक्सप्रेशन का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे EXPR का यूज़ करूँगा एंड इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब इसके अंदर हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हो सकता है हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो, तो हमने पढ़ रखा है एंड ऑपरेटर का यूज़ करके या फिर और ऑपरेटर का यूज़ करके, जैसे भी आपको नीड पड़ सकती है वैसे ही आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो बात की बात है, जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे सब कंबाइन करके भी काम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो लेट्स से मुझे कुछ ऐसा टास्क करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा टास्क करना है कि एम्प्लॉय जहाँ सैलरी प्लस बोनस क्या लिख रखा है मैंने, फाइंड एम्प्लॉइज जहाँ सैलरी प्लस बोनस ग्रेटर देन हो 60,000। तो सैलरी और बोनस को ऐड करके 60,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली 2 फील्ड्स आ रही होंगी। अगर हम लोग ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन ही था ना, हाँ ग्रेटर देन ही है, तो हमें ग्रेटर देन का यूज़ करना है इस तरीके से, क्योंकि हमें 2 फील्ड्स को कंपेयर करना है कि वो ग्रेटर है या फिर नहीं। तो सबसे पहला जो फील्ड आएगा वो क्या आएगा? वो आपके पास आएगा ये सैलरी प्लस बोनस। अब सैलरी प्लस बोनस कैसे करेंगे ये तो हमें पता ही नहीं है, एडिशन तो हमने करा ही नहीं है। तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि एडिशन कैसे कर सकते हैं। ये ऐसे ही एक्सप्रेशंस को हम लोग बोल रहे होते हैं एग्रीगेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सिंपली ऐड लिखना है एंड मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना है। आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और एक्चुअली ये एरे तो हमने बना दिया। यहाँ पे आपके पास 2 फील्ड्स आ रही होंगी। तो सबसे पहला तो हमें इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअली ऐड करना है 2 फील्ड्स को। तो कौन कौन सी 2 फील्ड्स को ऐड करना है? हमें ऐड करना है सैलरी को। तो डॉलर सैलरी, ध्यान से डॉलर सैलरी, क्योंकि वैल्यूज़ को ऐड करना है। एंड फिर यहाँ पे डॉलर बोनस। ठीक है, सैलरी वाले फील्ड को और बोनस वाले फील्ड को ऐड कर देना है। तो ये तो हो गया ऐड, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो ऐड होके वैल्यू आया उसको कंपेयर करना है कि वो 60,000 से ज़्यादा है या नहीं। तो दूसरा वाला जो आपके पास पैरामीटर होगा वहाँ पे हम लोग 60,000 दे देंगे। हो गया ना 60,000? हाँ हो गया। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्वियसली आपके पास 2 पैरामीटर्स ही है यहाँ पे, पहला पैरामीटर, ये दूसरा पैरामीटर। तो पहले पैरामीटर को कंपेयर कर रहा होता है कि दूसरे पैरामीटर से बड़ा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमने एक और, क्योंकि हमें क्वेरी लगानी थी और वो ये लगानी थी कि सैलरी प्लस बोनस ग्रेटर देन 60,000 है या नहीं। तो सैलरी प्लस बोनस भी हमें यहाँ पे करना था। तो हमने यहाँ पे सैलरी प्लस बोनस कर दिया, ऐड कर दिया बेसिकली हमने। अब ट्राई करते हैं कि सैलरी प्लस बोनस 60,000 से ज़्यादा किस किस डॉक्यूमेंट का है। तो जैसे ही रन करेंगे आप देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स का सैलरी प्लस बोनस 60,000 से ज़्यादा। ऑब्वियसली इसका तो 60,000 सैलरी ही है, तो 60,000 प्लस 5,000 65,000 हो गया। एंड यहाँ पे 72,000 हो गया। तो ऑब्वियसली 60,000 से ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। बाकी एक और जो बेसिक वाला मैंने आपको बताया था इसके पहले कि सैलरी बोनस से बड़ा है या नहीं, वो तो और भी आसान है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 2 फील्ड्स मेंशन करने हैं, 2 को कंपेयर करना है। तो सैलरी
ग्रेटर है बोनस से या फिर नहीं, लेकिन इस तरीके से नहीं, आगे आपको डॉलर लगाना है, ये मत भूलना। अगर ये भूल गए तो फिर आपका प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वैल्यू कंपेयर करना है हमें सैलरी और बोनस की। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम का एक कलेक्शन बनाएंगे और डेटा इंसर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स का। तो फटाफट कर लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे फटाफट प्रोडक्ट्स इंसर्ट कर लेंगे एंड ये देखो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंसर्ट हो गए। तो फटाफट इसे कमेंट भी कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड प्रोडक्ट्स जहां प्राइस डिस्काउंट प्राइस से ज़्यादा हो। ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिसका कि प्राइस जो है डिस्काउंट प्राइस से ज़्यादा हो। तो क्या ही परेशानी है, अभी हमने देखा कि db.products.find करना है, क्वेरी लिखना है हमें, लेकिन हमें पता है कि ऑब्वियसली हमें इवेल्युएशन वाला काम करना है, एक्सप्रेशन के साथ खेलना है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से AXPR का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे बोलेंगे कि हमें ग्रेटर देन वाला ऑब्वियसली ऑपरेटर यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है प्राइस डॉक्यूमेंट प्राइस से ज़्यादा है या नहीं। ठीक है, तो ग्रेटर देन कौन सा, प्राइस, तो डॉलर प्राइस और क्या था, डॉक्यूमेंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस था ना फील्ड एक, तो डिस्काउंट प्राइस कॉपी कर लेते हैं, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। तो ये रहा हमारा डिस्काउंट प्राइस। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि प्राइस बड़ा है डिस्काउंट प्राइस से या फिर नहीं। अगर प्राइस बड़ा है डिस्काउंट प्राइस से तो वही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो रन करते हैं। टोटल तो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स फिल्टर होकर आते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स फिल्टर होकर आ रहे हैं। दैट मीन्स 3 ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्राइस आपका डिस्काउंट प्राइस से ज़्यादा है। यहाँ पे देखो प्राइस डिस्काउंट प्राइस से ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है एंड यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चन हैं क्या हमारे पास, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ऑर्डर्स हैं हमारे पास, तो ये सारे के सारे ऑर्डर्स आप इंसर्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे फाइंड करना है कि प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करना है जहाँ स्टॉक सोल्ड से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे स्टॉक है आपके पास एंड सोल्ड है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें फाइंड करना है जिसका कि स्टॉक सोल्ड से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका स्टॉक सोल्ड से ज़्यादा तो नहीं है, तो ये तो फिल्टर आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका स्टॉक सोल्ड से ज़्यादा है, ये आ जाएगा। इसका स्टॉक भी सोल्ड से ज़्यादा है, इसका स्टॉक भी सोल्ड से ज़्यादा है। तो ये वाला आप खुद से करके देखो कि सेम तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास मार्क्स दे रखे हैं, ये वाला एक बार ट्राई करके देखते हैं। फटाफट कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आके इंसर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन बन जाएगा एंड इंसर्ट हो जाएगा उसमें 4 डॉक्यूमेंट। ये देखो चारों डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो चुके हैं, तो इसे भी कमेंट कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्टूडेंट्स जहाँ मैथ्स मार्क्स साइंस से ज़्यादा हो। मैथ के मार्क्स साइंस के मार्क्स से ज़्यादा हो, तो मैथ्स के मार्क्स साइंस के मार्क्स से ज़्यादा हो। तो इसमें भी आप सेम तरीके से काम करोगे, db.students.find एंड ये देखो ये हो गया हमारा क्वेरी। और यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेशन का यूज़ करना है। एक्सप्रेशन का यूज़ करना है और कुछ इस तरीके से हमें अपना एक्सप्रेशन लिखना है। तो ग्रेटर देन लेस देन भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब तो एक ही है यहाँ पे। अगर आप चेक कर रहे हो कि मैथ का मार्क्स साइंस के मार्क्स से ज़्यादा है, दैट मीन्स आप ऐसा भी तो चेक कर सकते हो कि साइंस का मार्क्स मैथ के मार्क्स से कम हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप ग्रेटर देन यूज़ करके लिखना चाहो या लेस देन यूज़ करके रिवर्स में लिखना चाहो। तो क्या चेक करना है, मैथ्स का मार्क्स साइंस के मार्क्स से ज़्यादा है या नहीं। तो मैथ्स का मार्क्स साइंस के मार्क्स से ज़्यादा है या नहीं, तो जिसका भी ज़्यादा होगा वह सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। मैथ्स एंड साइंस सही लिखा है ना, मैथ्स है एंड साइंस है। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स थे, देखते हैं हमें कितने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। और ये तो रोज़ का हो गया है, बैटरी लो हो ही जाता है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जिसका कि मैथ का मार्क्स साइंस के मार्क्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पे रवि के मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं और करण के मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं, साइंस के मार्क्स कम अच्छे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स ज़्यादा अच्छा है, साइंस वीक है। तो इस तरीके से ही एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया, ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग रेगेक्स, लेकिन उससे पहले बैटरी लो हो गई है तो थोड़ा सा मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ। तो रेगेक्स का यूज़ हम लोग पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। पैटर्न मैचिंग मतलब समझ में नहीं है। बेसिकली अगर आप सर्च कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो मिले हमें जिनका कि नेम कैपिटल आर से स्टार्ट होता हो या कैपिटल एस से स्टार्ट होता हो या जिसका नाम लाल से एंड होता हो, बेसिकली टाइटल लाल हो, या फिर इस तरीके से कुछ आपको सर्च करना है, केस इनसेंसिटिव सर्च करना है, कैपिटल आर सर्च करें या स्मॉल आर सर्च करें, प्रॉपर तरीके से सर्च होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप रेगेक्स से कर सकते हो। रेगेक्स का फुल फॉर्म होता है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ये आपने जावास्क्रिप्ट में भी कर रखा होगा। हालांकि मेरे जावास्क्रिप्ट कोर्स में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन पे कोई खास चर्चा की नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई खास इंटरेस्टेड भी नहीं हो कि रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको बनाने सिखाऊं। ऑब्वियसली AI का ज़माना है तो आप कहाँ यूज़ करोगे, इन्हीं सारी चीज़ों में यूज़ करोगे।
आप बहुत ही आसानी से चैट जीपीटी से या जेमिनी से या किसी भी एआई टूल का यूज़ करके रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। आपको वैलिडेट करना है कि फ़ोन नंबर 10 डिजिट का है या फिर नहीं, आप आराम से वहाँ पे रेगेक्स पैटर्न निकाल सकते हो चैट जीपीटी का यूज़ करके। आपको वैलिडेट करना है ईमेल है या नहीं, दैट मीन्स ऑब्वियसली आगे में कुछ टेक्स्ट होगा, फिर @ होगा, फिर कुछ नॉर्मल सा टेक्स्ट होगा, फिर डॉट सिंबल होगा। तो अगर इस तरीके का पैटर्न मैच करना है तो उसके लिए भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हो चैट जीपीटी या जेमिनी किसी का भी यूज़ करके। अब इसे यहाँ अपने क्वेरी में कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आ गया, ये अच्छा कुछ फिल्टर आउट करना है तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड हमारे पास ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इन्हीं पे काम करके देखते हैं, ठीक है, रेगेक्स को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ db.students एंड फाइंड, और कुछ इस तरीके से हम लोग अपना क्वेरी लिख रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स फाइंड करने हैं जिसमें कि बीच में कुछ टर्म जैसे कि RA या AR जैसा कुछ आता हो। जैसे करंट में आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा AR जैसा पैटर्न है, तो हमें ऐसे डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं जिसमें बीच में AR आता हो। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिसमें नेम ऑब्वियसली फील्ड भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे नेम में हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे रेगेक्स एंड बोलेंगे कि हमारे पास AR जैसा कुछ है अगर नेम के अंदर, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो। तो बेसिकली सर्च ही कर रहे हैं, एक तरह से सर्च ही हुआ। तो यहाँ पे देखो करंट के अंदर सिर्फ AR है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ AV जैसा कुछ किसी के अंदर है या फिर नहीं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि AV जैसा रवि के अंदर है। और अगर मैं पूरा सर्च करना चाहूँ RAVI, तो आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे आप देखोगे RAVI वाला तो कुछ है ही नहीं, जबकि रवि तो था। लेकिन यहाँ पे केस इनसेंसिटिव सर्च नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा RAVI, ये केस भी मैच कर रहा है, मतलब कि स्मॉल r ही होना चाहिए, कैपिटल R नहीं चलेगा। तो स्मॉल में सर्च करना है, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको ऐसा डॉक्यूमेंट फाइंड करना है जिसमें कि स्टार्टिंग लेटर R हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैरेट सिंबल का यूज़ कर सकते हो। अरे यार कैरेट कहाँ चला गया, ये रहा कैरेट एंड R। तो मैंने लिखा कैपिटल R, ध्यान से देखना। तो जिसके भी स्टार्टिंग में कैपिटल R होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो एक ही डॉक्यूमेंट है जिसके स्टार्टिंग में कैपिटल R है, रवि, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूँ कि V नाम का कोई बंदा है क्या, कैपिटल V, कैपिटल ही होगा ना सारा। तो एक काम करता हूँ, नेम हटाता हूँ, पहले देख लेता हूँ क्या क्या नाम है। तो जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसा क्यों, वापस से रन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, रवि, अनीता एंड करण एंड पूजा, रवि, अनीता, करण एंड पूजा। तो मैं सर्च करना चाहता हूँ जिसके लास्ट में A हो। तो अनीता के लास्ट में A है एंड पूजा के लास्ट में A है। तो ऐसा कैसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A एंड लास्ट लेटर A होना चाहिए, और स्मॉल a एक्चुअली। तो यहाँ पे डॉलर लगा दूंगा मैं। इसका मतलब हुआ कि लास्ट लेटर अगर आपका A है जिस भी डॉक्यूमेंट्स में नेम के अंदर, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो यहाँ पे आप देखो अनीता में A आता है एंड पूजा में A आता है, तो ये डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है कि कैसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्या करेंगे। मैं नहीं कह रहा आप नहीं सीख सकते हो, आप सीख सकते हो आराम से 2, 4, 3 दिन, 5 दिन, ठीक है, आराम से लेके आप सीख सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप ये सारे के सारे काम AI टूल का AI के हेल्प से कर सकते हो। कोई भी AI टूल का यूज़ कर लो, आप आराम से रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो। और वही रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे चिपका देना है, आपका काम कर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि केस इनसेंसिटिव करना है। जैसे कि अगर मैं स्मॉल r चाहता हूँ कि आपके स्टार्टिंग लेटर जो है इस तरीके से स्मॉल r से स्टार्ट हो, तो मैं रन करूंगा तो देखो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे रवि था, है ना, राहुल भी था शायद, हाँ रवि राहुल में भी R से कुछ तो था, राहुल था या रवि था, जो भी था। तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं केस इनसेंसिटिव करना चाहता हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है एंड ऑप्शन होता है ना, ये ऑप्शंस होता है शायद, देख लेंगे, अभी करके देखते हैं पहले, ठीक है। और इस तरीके से नहीं, एक्चुअली डॉलर ऑप्शंस ठीक है। और यहाँ पे आप ये ध्यान रखो कि इस तरीके से भी ऐसे इसे रैप कर दिया करो, या नहीं भी करोगे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस एंड ऑप्शंस में आपको यहाँ पे सिर्फ I मेंशन करना है। जैसे ही आप I मेंशन करोगे ये केस इनसेंसिटिव सर्च करेगा। अब आप कैपिटल R दो या फिर स्मॉल r दो, कोई मतलब नहीं है। अगर स्टार्टिंग लेटर R है, कैपिटल हो स्मॉल हो, आपको सर्च करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर आपने जावास्क्रिप्ट में जो रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा है, आपको अगर उसी तरीके से काम करना है आप उस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ये हटा सकते हो पूरा का पूरा, ये रेगेक्स भी हटा दो। जावास्क्रिप्ट में जैसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते थे आपको वैसे लिखना, वैसे भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे 2 डंडी लगानी है, स्लैश एंड इसके अंदर आप अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे फाइंड करना है ऐसे डॉक्यूमेंट जिसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल R हो। तो जैसे ही रन करेंगे आप देखो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा आपके पास, ठीक है, आ रहा है। अगर आपको केस इनसेंसिटिव सर्च करना है तो लास्ट में आपको इस तरीके से I लिख देना है एंड ये केस इनसेंसिटिव सर्च करेगा। यहाँ पे देखो
स्मॉल r भी अगर कर दें तो भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट फाइंड हो रहा होगा, है ना। p लिखें तो पूजा वाला डॉक्यूमेंट आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया। और अगर पूरा पूरा सर्च करना है पूजा तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, उसमें क्या परेशानी है। और अगर आपको यहाँ पे बीच का कोई टर्म सर्च करना है, जैसे ओ सर्च करना है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप इस तरीके से वैसे तो कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से ओ लिखोगे तो आपका सर्च हो जाएगा। ठीक है, देखो पूजा के अंदर ओ है, लेकिन आपको ये 2 स्लैश लगाना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप रेगेक्स पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से लिखो एंड फिर इस तरीके से काम करो। यहाँ पे डंडी नहीं लगानी होती है, 2 ऐसे डंडी। ठीक है, यहाँ पे आपने रेगेक्स टर्म ही यूज़ कर लिया है। एंड अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पे 2 डंडी लगा सकते हो। ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, थोड़ा शॉर्ट है, लिखने में आसान है और थोड़ा रीडेबल भी ज़्यादा बेटर लगता है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं ये रहने देता हूँ आपके नोट्स के लिए। तो यही सर्च कर लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे डॉलर आगे पड़ गया, डॉलर अंदर होना था। और रन करके भी देख लेते हैं सही लिखा है या नहीं हमने। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो आई होप सो आपको रेगेक्स भी समझ में आ गया। ठीक है, ये था आपका रेगेक्स। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉड में। मॉड ये ना मॉड, वैसे हैं तो और भी चीज़ें। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट भी है, जिससे कि आप टेक्स्ट बेस्ड सर्च कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत इंडेक्सिंग की नॉलेज पड़ेगी, आपको इंडेक्स वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उस पर हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इंडेक्सिंग पे, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे एग्रीगेशन फ्रेमवर्क पे। एग्रीगेशन आपका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही है, एग्रीगेशन फ्रेमवर्क पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग डेटाबेस पे एक्चुअली बैकएंड में जब काम कर रहे होते हैं तो वो अच्छे तरीके से बैकएंड क्रिएट इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वहाँ पे उन्हें लॉजिक्स ही नहीं आ रहे होते हैं। अब लॉजिक्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली आप सर्च नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। किसी भी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लॉजिक। सर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से सर्च होकर यूज़र को वो वाला डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, उसका डेटा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं आ रही है तो आप वही नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट लगा रहे होगे कि सर्च करना है तो डॉक्यूमेंट निकाला एंड फिर वहाँ पे स्प्लाइस करके कटिंग वटिंग करके फिल्टर विल्टर करके अपना काम किया। तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है एंड मिलियंस ऑफ डेटा है तो वो आपका फट भी जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं करेगा। तो प्रॉपर तरीके से आप सीख लो डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। उसके बाद जब हम लोग प्रोग्रामेटिक थिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें यही सारे के सारे लॉजिक्स वहाँ पे भी करने हैं और इसी तरीके से करने हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम। ठीक है, वो बात अलग है, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन वगैरह भी करते हैं और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो सारी की सारी चीज़ें भी तो सीखनी है। लेकिन पहले अगर इसका आइडिया नहीं होगा डेटाबेस का कि डेटाबेस को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा बेस के डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या ही करोगे। डेटा के साथ ही खेलना नहीं आ रहा है तो प्रोग्राम में क्या लिखोगे? सिर्फ जावा स्क्रिप्ट, तो उससे कुछ नहीं होगा आपका। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जब एक्सप्रेस एंड नोड में जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे, तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें सीख रखी होंगी आपने तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आप पहले ये जाके सीखो फिर वहाँ हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मॉड देख लेते हैं। मॉड मतलब आपको पता है, आपने नॉर्मल मॉड ऑपरेटर पढ़ रखा है। मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलस, दैट मीन्स रिमाइंडर। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है रिमाइंडर वाली चीज़ें कि रिमाइंडर इसका 0 हो या फिर रिमाइंडर 1 हो, इवन ऑड फाइंड करना है तो इवन के लिए आपके पास 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऑड है अगर तो आपके पास 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए, है ना। 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या ही आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा। अगर 2 आ जाता तो वापस डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0 1 ही रिमाइंडर होगा। तो अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स इवन नंबर है, 1 आ रहा है दैट मीन्स ऑड नंबर है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको करनी है यहाँ पे इवन ऑड, या फिर ऐसा कुछ करना है कि प्राइस आपका 100 से डिविजिबल है या नहीं, 100 से डिविजिबल यानी कि 100 200 300 400 1000 5000 ऐसा प्राइस है तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप मॉड के यूज़ से कर सकते हो। मॉड को यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो कैसे यूज़ करना है एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो डेटा इंसर्ट करेंगे। db डॉट नंबर्स नाम का एक कलेक्शन बनाते हैं एंड इंसर्ट मैनी करते हैं और बहुत ही सिंपल सा डेटा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू दे देंगे फील्ड का नाम और वैल्यू यहाँ पे 10 दे देंगे। फिर इसी तरीके से इसे रेप्लिकेट कर लेते हैं, कुछ वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे 2 डाल देते हैं, यहाँ पे 5 6 डाल देते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 5 डाल देते हैं, यहाँ पे 3 डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 13 डाल देते हैं, यहाँ पे 200 डाल देते हैं, यहाँ पे 215 डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। और कोई कमांड यहाँ पे रह तो नहीं गया? नहीं, सब हमने कमेंट कर दिया। तो जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपके पास सारा का सारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, इसे कमेंट कर देते हैं और इसके बाद db डॉट नंबर्स डॉट फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही फाइंड करेंगे यहाँ पे आपके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये देखो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास। अब हमें करना है क्या है, ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि वैल्यू आपके पास इवन नंबर हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेरी हमें ये लगाना है। अब ये कैसे लगाएंगे?
वैल्यू इवन नंबर हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इवैल्यूएशन ऑपरेटर मॉड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग मॉड का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे भी आपके पास ये दो पैरामीटर्स ले रहा होता है। एक एरे है, एरे के अंदर आप दो चीज़ें मेंशन कर रहे होते हो। सबसे पहला तो डिवाइजर एंड दूसरा रिमाइंडर। डिवाइजर रिमाइंडर ये सब पढ़ रखा है ना, नॉर्मल जो डिवाइड करते हो। तो किससे डिवाइड करना है, वो सिंपल तरीके से किससे डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो ऑब्वियसली इवन नंबर हो गया। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो वो ये नंबर आपके पास क्या है, इवन नंबर। तो फाइंड करना है हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे वैल्यू तो हमने मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। किस फील्ड पे लगा रहे हैं ये तो मेंशन ही नहीं किया, तो वैल्यू वाले फील्ड पे लगाना है ऑब्वियसली। तो ये लो, अब सही है। तो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू वाला फील्ड जो है, और भी फील्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल तो वैल्यू ही है। तो वैल्यू वाले फील्ड पे हमें ऐसा कुछ करना है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाए जिसका कि वैल्यू बेसिकली इवन नंबर हो। दैट मीन्स 2 से डिवाइड होने पे 0 आ रहा हो। तो ये ध्यान रखना है, पहला जो होता है आपके पास डिवाइजर होता है, दूसरा जो होता है आपके पास रिमाइंडर होता है। तो 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा हो, दैट मीन्स वो इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो हमें वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू 10 है, दैट मीन्स ये इवन है, 2 भी है, इवन है। यहाँ पे 200 है, ये भी इवन है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इसने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद इसने चेक किया कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर है, ठीक है। और अगर 1 आ रहा है, 2 से डिवाइड करने के बाद चेक करेगा कि 1 आ रहा है या नहीं रिमाइंडर। तो अगर 1 आ रहा है तो वो ऑड नंबर है। तो सारे के सारे ऑड डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे जिसका कि वैल्यू ऑड है। तो ये देखो 5, 3 एंड 13 एंड 215। तो अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसका कि ऑब्वियसली 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो लेट से 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इंटर करेंगे एंड ये देखो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो यहाँ पे 10 जिसका कि वैल्यू 10 है, और यहाँ पे वैल्यू 200 है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पूरे के पूरे 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरीके के टास्क अगर आपको करने हैं तो आप यहाँ पे मॉड का यूज़ करोगे। और सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मॉड जैसा कुछ होता है, ठीक है, मॉड जैसा कुछ होता है, रिमाइंडर फाइंड करते हैं। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपके पास रेगेक्स जैसा कुछ होता है, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि EXPR एक्सप्रेशन जैसा कुछ होता है, एक्सप्रेशन लिखने के लिए। एक्सप्रेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैं ऑपरेटर्स बता रहा हूँ या कुछ एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसमें बस आपको उसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। सिंटैक्स वाइज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के साथ सिंटैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो याद नहीं करनी है ये सारी की सारी चीज़ें। एंड मैक्सिमम लोग यही कर रहे होते हैं कि बोलते हैं कि मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ एंड मुझसे बन नहीं रहे हैं, मुझे आ नहीं रहा है समझ कि मैं क्या करूँ। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। वहाँ रेफरेंस आप गूगल से ही लोगे, सर्च आप गूगल से ही करोगे। आपके माइंड में है कि अच्छा यहाँ पे मॉड का यूज़ होता है, गूगल से सर्च करो मॉड कैसे यूज़ होता है। मॉड का यूज़ करके वो वाला काम किस तरीके से होना चाहिए वो करो, रेफरेंस लेके करो, लेकिन करो। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि मॉड यूज़ होना है, यहाँ कैसे होना है वो गूगल बताएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि पैटर्न मैचिंग करना है तो यहाँ पे रेगेक्स यूज़ होगा। अच्छा, पैटर्न मैचिंग जैसा हमने कुछ पढ़ा था, रेगेक्स यूज़ होता है। कैसे होता है गूगल आपको बता देगा, क्योंकि एक बारी आपने कर रखा है, एक बारी पूरा का पूरा वीडियो देख रखा है आपने, एक बारी पूरा का पूरा सीख रखा है। तो कैसे करना है वो आप कहीं से भी जाओगे, पूरा का पूरा कोड कॉपी करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा डिटेल में और पढ़ सकते हो आगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, और इतना ही था एक्चुअली इवैल्यूएशन ऑपरेटर में। और मैंने सोचा था इवैल्यूएशन के साथ साथ आगे भी बता दूंगा, बट फिर मैं अगेन गर्मी से भीग चुका हूँ तो थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इवैल्यूएशन ऑपरेटर तो आपको समझ में आ गया। रेगेक्स पैटर्न मैचिंग के लिए एक्सप्रेशन लिखना है या फिर कुछ और टास्क करना है। और एग्रीगेशन एक्सप्रेशन मतलब समझ में आ गया, ऐड कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेटिव टास्क अगर कर रहे हैं तो वो सारे के सारे एग्रीगेशन एक्सप्रेशन। हालांकि फ्रेमवर्क, एग्रीगेशन वाला फ्रेमवर्क मल्टीपल मैचिंग के लिए एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने के लिए एग्रीगेशन फ्रेमवर्क बहुत तगड़ी चीज़ है और वो हमें करनी है। और उसको तो और भी तगड़े तरीके से हम लोग करेंगे क्योंकि मज़ा आएगा उसमें, बहुत मज़ा आएगा। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें सीख लो उसमें और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इवैल्यूएशन ऑपरेटर, प्रैक्टिस के साथ और समझ में आएगा आगे। फिर आगे देखते हैं और क्या है। आगे है हमारे पास एरे ऑपरेटर। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके एरे ऑपरेटर पे आप खुद से थोड़ा रिसर्च करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एरे ऑपरेटर्स में ऑल, साइज, एलिमेंट, मैच, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं।
थोड़ा सा ब्रेक अगेन, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बारी है एरे ऑपरेटर्स की। एंड एरे ऑपरेटर्स बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही काम है। एंड कुछ ऑपरेटर्स मैंने और ऐड कर दिए जो कि मुझे मिले। एक्चुअली सारे ऑपरेटर्स इजी हैं, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स थे मैंने सारे आपको बता दिए। एंड जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। वही सारे ऑपरेटर्स मैंने स्लाइड में ले रखे हैं। और कुछ अगर चुन्नू मुन्नू से ऑपरेटर्स रह जाते हैं तो वो क्वेश्चंस करते हुए हमें यूज में आ जाएंगे, तो क्वेश्चंस करते हुए सारे ऑपरेटर्स को भी देख लेंगे। तो फिलहाल ये सारे ऑपरेटर्स कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, जो कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं वो बता देता हूं मैं। तो एरे ऑपरेटर्स, एक्चुअली एरे ऑपरेटर्स में तो सारे ही इजी हैं। एंड आगे जो अपडेट ऑपरेटर हम लोग करेंगे उसमें भी सारे के सारे इजी हैं। ये स्लाइड भी मैंने अपडेट किया है, इसमें भी कुछ ऑपरेटर्स मैंने और लिए हैं जो कि मुझे लगा कि एक साथ मैं बता ही देता हूं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एरे ऑपरेटर में यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर है ऑल। नाम से पता चल रहा है कि ऑल यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। सारे एलिमेंट्स मतलब जो भी एलिमेंट्स हम लोग ऑल के अंदर डालेंगे, ऑल में एक एरे होगा एंड एरे के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हम लोग डाल रहे होंगे जो कि हम लोगों को मैच कराना है डॉक्यूमेंट के एलिमेंट से। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, मैंने यहाँ पे डाला 1 2 एंड 3 और मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे एलिमेंट्स एरे के अंदर होने ही चाहिए। तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसके अंदर 1 2 एंड 3 तीनों होंगे। अगर एक भी मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिलेगा, और अगर तीनों के तीनों है तो वो डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा। कोड करके देखते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और मैंने यहाँ पे सैम्पल डेटा 2 ले लिया है क्योंकि पुराना जो सैम्पल डेटा वगैरह था हमारा उसमें एरे नहीं था। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग एरे पे काम नहीं कर रहे थे, अभी मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर एरे भी डाल दिया। तो यहाँ पे स्किल्स एक एरे है एंड मार्क्स एक एरे है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट में है। तो छोटा सा मैंने बेसिकली डेटा सेट लिया जिसमें 1 2 3 डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, और इसी से आपको पता चल जाएगा सारा का सारा चीज़। बाकी आप बड़े डेटा सेट के साथ भी काम कर सकते हो। तो ये कमांड मैं कॉपी करूँगा और एक नया प्लेग्राउंड एक्चुअली मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो कनेक्शन तो बना हुआ है हमारा, ठीक है, प्लेग्राउंड एक नया क्रिएट कर लेंगे बस। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ फटाफट डेस्कटॉप। एक्चुअली हम लोग सही फोल्डर के अंदर थे, डेस्कटॉप के अंदर बैकएंड हमारा एंड ऑपरेटर्स। बहुत ही अच्छा। तो ये क्या है हमारा, ये है एरे ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ एरे बढ़िया, array.mongodb.js। तो नया प्लेग्राउंड बन गया हमारा। तो यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज़ करें हम लोग, हमारे पास कौन कौन सा डेटाबेस है। तो टेस्ट वाला डेटाबेस के अंदर हम लोग काम कर रहे थे अभी, तो इसमें तो स्टूडेंट नाम का कलेक्शन ऑलरेडी है। एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, test2 नाम दे देते हैं। तो यूज़ test2, इसके अंदर ये सारे के सारे डेटा हम लोग इंसर्ट कर देंगे एंड काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सैम्पल डेटा भी यहाँ पे ले ही लेते हैं, सैम्पल डेटा 2, एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, एंड इसे रन करते हैं। तो यस करता हूँ मैं एंड सारा का सारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब फटाफट फाइंड करके देख लेते हैं। तो db.students.find एंड रन कर लेते हैं। अरे टर्मिनल पे रन नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो आपके पास इतने सारे क्यों, अच्छा 3 ही डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर एरे है तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो पूरा डेकोरेट करके ये दिखा रहा है। ये पूरा एक ही डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देखो स्किल्स एक एरे है जिसके अंदर 3 स्किल्स है, बेसिकली मार्क्स एक एरे है, 3 मार्क्स हैं, और ये 1 2 3 डॉक्यूमेंट हैं टोटल। तो हमें क्वेरी ऐसा लगाना है कि हमें वो सारे एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स दे दो जिसके पास HTML हो और CSS हो। HTML CSS होने ही चाहिए। तो मैं क्वेरी कैसे लगाऊंगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा स्किल्स के अंदर, स्किल्स में ही, स्किल्स पूरा का पूरा एक एरे है आपके पास, तो मैं बोलूँगा स्किल्स में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑल का यूज़ करूँगा, और ऑल भी आपके पास यहाँ पे एक एरे होगा। ऑब्वियसली मल्टीपल एलिमेंट्स हमें चेक करने हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML और मैं यहाँ पे लिखूँगा CSS, और बस HTML CSS रहने देता हूँ। तो मुझे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके पास HTML CSS तो होना ही चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑल ऑपरेटर यूज़ किया है, दैट मीन्स HTML भी होना चाहिए एंड CSS भी होना चाहिए। इस एरे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे एलिमेंट्स आपके पास स्किल्स एरे के अंदर होने चाहिए। तो अगर होंगे तो वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। तो ये देखो सबसे पहला जो है राहुल के पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, और हमें तो HTMल CSS वाले बंदे ही चाहिए। तो HTML CSS इसके पास है तो इसे ले लेंगे। इसके पास पाइथन जावा है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। एंड फिर इसके पास आपके पास जावास्क्रिप्ट नोड MongoDB है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। हमें तो HTML CSS वाले चाहिए, और HTML CSS दोनों होने ही चाहिए। ठीक है, दोनों होने चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा आप देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली मैं यहाँ पे db.students.find भी रन करूँगा। मुझे एक और क्वेरी रन करानी है तो मैं जल्दी से रन कर लेता हूँ इसे।
ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट वाले बंदे चाहिए और साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट के साथ आपका Node.js भी होना चाहिए। तो देखो एक ही बंदा है जिसमें जावा स्क्रिप्ट और Node.js दोनों का नॉलेज है। अगर इसे आप देखो राहुल को, तो राहुल के पास जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS है, Node.js का नॉलेज नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप प्रिया को देखो तो प्रिया को पाइथन एंड जावा का नॉलेज है। तो जावा स्क्रिप्ट एंड Node.js दोनों ही नहीं है इसके पास जावा स्क्रिप्ट Node.js दोनों है। तो मुझे तो ऐसे ही बंदे चाहिए। तो मैं वापस से इसे अनकमेंट कर देता हूँ एंड इसे कमेंट कर देता हूँ। तो अभी मुझे, अरे यार, जावा स्क्रिप्ट वाले बंदे चाहिए, जावा स्क्रिप्ट एंड Node.js। ठीक है, Node.js, बहुत ही बढ़िया। तो मैं रन करता हूँ और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो अभी आप देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा हमें मिल रहा है, अमित, जिसके पास जावा स्क्रिप्ट एंड Node.js दोनों की नॉलेज है। तो इस तरीके से हम क्वेरी लगा सकते हैं, ऑल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एंड आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये केस इनसेंसिटिव सर्च करता है, तो जावा एस लिखता हूँ मैं यहाँ पे स्मॉल में और अब मैं रन करता हूँ तो आप देखो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान देना कि केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे इस तरीके से सर्च करते हैं। बाकी केस इनसेंसिटिव सर्च करने का भी तरीका है, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने बता रखी है, लेकिन सबको कंबाइन करके कैसे काम करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहां पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअली ज़्यादा पावरफुल होने वाला है इसमें तो हम लोगों ने पूरा का पूरा बेसिक समझ लिया कि इस तरीके से हमारा सारा ऑपरेटर काम करता है, लेकिन कंबाइन करके काम करना वो अलग ही बात है। ठीक है, उसमें एक्चुअल लॉजिक लग रहा होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपको पता चल गया ऑल ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास है साइज। अब साइज क्या करता है, आपके पास एरे का साइज चेक करके बताता है कि एक्चुअली इसके पास इसका साइज़ 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है, तो इसका कब यूज़ आएगा, कैसे यूज़ आएगा। तो लेट्स से मुझे कुछ ऐसा क्वेरी करना है, ऐसा केस मेरे पास आ गया जहाँ पे मुझे वो सारे बंदे चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 3 स्किल्स तो हों ही। ठीक है, 3 स्किल्स तो होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फाइंड रन किया तो अभी मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो राहुल है, राहुल के पास 3 स्किल्स हैं, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। अगर आप प्रिया को देखो तो प्रिया के पास 2 ही स्किल्स हैं। मैटर नहीं करता है क्या क्या स्किल है, अभी वो नहीं मैटर कर रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ स्किल्स देख रहे हैं कि किसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं। तो मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिसके पास 3 स्किल्स हैं। तो राहुल के पास 3 स्किल है, इसके पास तो 2 ही स्किल है, एंड अमित के पास 3 स्किल है। तो मुझे 3 स्किल वाले बंदे चाहिए, मुझे 2 स्किल वाले या कम वाले बंदे नहीं चाहिए, मुझे तो 3 स्किल वाले बंदे ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप क्वेरी कैसे लगाऊंगा, कुछ इस तरीके से। तो मैं बोलूँगा कि स्किल्स एंड साइज ऑपरेटर का यूज़ करूंगा और ऑब्वियसली एरे तो नहीं होगा, एक नंबर होगा, है ना। तो मैं बोलूँगा एरे का साइज बेसिकली 3 होना चाहिए। अब एरे का साइज 3 होना चाहिए और या फिर आप बोल दो स्किल्स 3 होने चाहिए, सेम ही बात है। यहाँ पे एरे पे ही काम कर रहे हैं, एरे का लेंथ ही चेक कर रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट में स्किल्स का जो एरे है उसका लेंथ अगर 3 है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे रिटर्न कर दो। और अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझो तो ऐसे बंदे जिनका कि स्किल्स 3 है। ठीक है, 3 स्किल्स होने ही चाहिए। तो इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास राहुल आ रहा है क्योंकि राहुल के पास 3 स्किल्स हैं, एंड अमित आ रहा है क्योंकि अमित के पास भी 3 स्किल्स हैं। एक्चुअली लेंथ मैच कर रहे हैं, आपने बेसिक जावा स्क्रिप्ट आपको आता है, पढ़ रखा है आपने। एरे का लेंथ है यहाँ पे 1 2 3 लेंथ है एरे का, यहाँ पे भी 3 लेंथ है, एंड जो प्रिया थी उसके पास 2 ही स्किल्स था, दैट मीन्स एरे का लेंथ 2 ही था, तो वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो साइज भी आपको समझ में आ गया। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ एंड बढ़ते हैं आगे, और इसे मैं रहने देता हूँ क्योंकि आउटपुट तो लास्ट वाले का ही आपको दिखता है। तो अगर मैं इसे अनकमेंट करूँगा तो इसका आउटपुट दिखेगा, इसे मैं कमेंट कर दूंगा तो इसका आउटपुट दिखेगा। तो इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड हमारे पास नेक्स्ट है एलिमेंट मैच, एंड ये लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इन और नॉट इन देख लेते हैं। इन और नॉट इन बहुत ही सिंपल है। इन आपके पास ऑब्वियसली चेक करता है कि एरे के अंदर कोई भी एक वैल्यू है या नहीं। जैसे ऑल चेक कर रहा था कि सारे ही होने चाहिए, इन बताएगा कि कोई एक भी है तो भी चलेगा, एंड नॉट इन मतलब नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, करके देख लेते हैं। इसे ही यहाँ से कॉपी करते हैं एंड नीचे आके पेस्ट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं एंड ऑल के बजाय इन कर लेंगे। तो इन बोलेगा कि या तो जावा स्क्रिप्ट है तो भी चलेगा, या तो Node.js है तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक भी है तो भी चलेगा। और अगर दोनों है तो क्या ही दिक्कत है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऑल था तो ऑल में दोनों ही मैंडेटरी थे, दोनों ही चाहिए थे, लेकिन इनमें एक भी चलेगा। अगर एक भी है तो वो बंदा मुझे दे दो। तो जैसे ही मैं रन करूंगा आप देखो यहाँ पे आपके पास 2 बंदे मिल रहे हैं। राहुल मिल रहा है क्योंकि राहुल के पास आपके पास जावा स्क्रिप्ट है, एंड अगर आप अमित देखो तो अमित के पास जावा स्क्रिप्ट एंड Node.js दोनों है। ठीक है, अगर और कोई बंदा होता जिसके पास सिर्फ Node.js होता तो वो भी आपको मिल जाता। अगर आप यहाँ देखो राहुल को, तो राहुल के पास सिर्फ जावा स्क्रिप्ट है, Node.js नहीं है, तो वो भी मिल रहा है। तो ऑल और इन एक तरह से ऑपोजिट होता है। ऑल में आपके पास सारे होने चाहिए, इन में कोई भी होगा तो चलेगा, और नॉट इन में
नहीं होना चाहिए। तो जिसके पास जावास्क्रिप्ट नहीं है, नोड.js नहीं है, वो दे दो। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, आप देखो राहुल के पास तो जावास्क्रिप्ट था, तो वो भी नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, नोड.js भी नहीं होना चाहिए। तो अगर जावास्क्रिप्ट है तो भी नहीं चलेगा, जावास्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, नोड.js भी नहीं होना चाहिए। तो राहुल के पास तो जावास्क्रिप्ट था, तो वो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे आपके पास प्रिया है जिसको पाइथन आता है, जावा आता है, जावास्क्रिप्ट एंड नोड.js नहीं आता है। ठीक है, अमित भी एक था जिसको जावास्क्रिप्ट आता था, नोड.js दोनों ही आता था, तो ये तो नहीं चलेगा। तो नॉट इन मतलब नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम लोग डाल रहे हैं वो चेक करेगा कि ये सारे नहीं होने चाहिए। इन मतलब कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर एक है तो चलेगा। ऑल मतलब सारे ही होने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट एलिमेंट मैच। अब एलिमेंट मैच समझने के लिए यहाँ पे एक और डेटा सेट मैंने ले रखा है, इससे आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, अरे जल्दी से कॉपी हो जाओ, कॉपी करके एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और एक्चुअली इसे भी कमेंट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ। इसे कमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, कलेक्शन अलग बना रहे हैं, डेटाबेस वही है टेस्ट2, कलेक्शन बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो इसे इंसर्ट कर लेते हैं सारा का सारा डेटा। एंड अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इंसर्ट तो कर दिया है मैंने। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो रिव्यूज आपका एक एरे है, लेकिन एरे के अंदर अब आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले जो हम लोग कर रहे थे सिंपली स्ट्रिंग्स थे या फिर नंबर्स थे, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इस पे क्वेरी कैसे लगाओगे? लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जहां पे रिव्यू राहुल ने किया हो एंड रेटिंग 5 दी हो। राहुल ने रिव्यू किया हो और रेटिंग 5 दी हो, दैट मीन्स रिव्यू के अंदर यूजर राहुल होना चाहिए और रेटिंग 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला मोबाइल वाला प्रोडक्ट है जहां पे राहुल ने रिव्यू किया एंड रेटिंग 5 दी है। यहाँ पे भी राहुल ने रिव्यू किया है लेकिन रेटिंग तो 4 है। तो कैसे क्वेरी लगाएंगे? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है और ऑब्वियसली एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट को स्पेसिफिकली मैच करना है। तो एलिमेंट को स्पेसिफिकली मैच करने के लिए एलिमेंट मैच यूज करते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है, रिव्यूज डॉट यूजर इस तरीके से अगर एक्सेस करने का ट्राई करें तो क्या कर सकते हैं? बेसिकली इम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने कर रखा है, मैंने तो अभी नहीं कराया है क्योंकि इम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स एंड रेफरेंसिंग दोनों साथ साथ हम लोग करेंगे, बट फिर भी एक बार लेट सपोज हम लोग उस तरीके से ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे db.products.find करूँगा एंड मैं क्वेरी कुछ इस तरीके से लगाऊंगा कि यहाँ पे रिव्यूज़ आपके पास एरे है, तो लेट से रिव्यूज़ में एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ये जा रहा होगा एंड चेक कर रहा होगा कि क्या क्या है। तो थोड़ा MongoDB तो इतना तो समझदार है। तो अगर मैं यहाँ पे रिव्यूज़ डॉट यूज़र करता हूँ, ठीक है, तो रिव्यूज़ हमारा टूट गया एंड एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ये चेक करेगा। ऐसा सपोज कर सकते हो आप, क्योंकि MongoDB इतना समझदार है कि एरे के अंदर पर्टिकुलरली एक एक एलिमेंट को चेक करता है। तो रिव्यूज़ डॉट यूज़र मैंने किया, तो डॉट यूज़र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली एक एक ऑब्जेक्ट है ये, तो डॉट यूज़र करना पड़ेगा। तो डॉट यूज़र मैं बोलता हूँ कि राहुल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा रिव्यूज़ डॉट रेटिंग ये है ना, या फिर रेटिंग्स है, रेटिंग है, तो रिव्यू डॉट रेटिंग आपके पास 5 होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैं क्वेरी लगाना चाहता हूँ और एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इस तरीके से 5 होनी चाहिए। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि रिव्यूज़ डॉट यूज़र राहुल होना चाहिए एंड रिव्यूज़ डॉट रेटिंग 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो इम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप सोचोगे कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्या ही प्रॉब्लम है। बट अगर आप ध्यान से देखो ना तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। लैपटॉप भी आ गया है, मोबाइल भी आ गया है। अब लैपटॉप में अगर आप ध्यान से देखो तो ठीक है, राहुल तो यूज़र है लेकिन रेटिंग तो उसने 5 नहीं करी है ना, रेटिंग तो अमित ने 5 करी है। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास राहुल यूज़र है एंड रेटिंग 5 है। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है ना कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, रिव्यूज़ को ग्लोबली चेक कर रहा है, रिव्यूज़ के अंदर आ रहा है एंड चेक कर रहा है एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और ये देख रहा है कि रिव्यू डॉट यूजर राहुल है क्या। तो पहले इसने इसमें देखा एंड फिर इसमें देखा, तो इसमें मिल गया रिव्यू डॉट यूजर राहुल, ठीक है। फिर रिव्यू डॉट रेटिंग क्या 5 है क्या, तो रिव्यू डॉट रेटिंग चलो इसमें तो 5 नहीं है लेकिन इसमें तो 5 है ना। तो इसने बोला हाँ राहुल भी है, राहुल ने रिव्यू किया है और रेटिंग भी 5 है, लेकिन रेटिंग तो अमित ने किया है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि ग्लोबली ये रिव्यूज पे लगा रहा है ये पूरा का पूरा क्वेरी, ठीक है। हमें तो एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे चाहिए। रिव्यूज एक एरे है एंड एरे में एक एक एलिमेंट है। एरे के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स ही बोलते हैं, आइटम बोल लो या एलिमेंट बोल लो। तो एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्वेरी लगानी है, उस एलिमेंट के अंदर स्ट्रिक्टली हमें चेक करना है कि यूजर राहुल एंड उसकी रेटिंग 5 है या फिर नहीं। तो ऐसा हमें करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाने। इसने क्या किया, इसने देखा कि हाँ यूजर राहुल है और रेटिंग यहाँ पे देख लिया, रेटिंग 5 है, तो चलो ठीक है ये वाला भी दे दो। बट इसे क्या पता, हमें तो ऐसे यूजर्स चाहिए, ऐसे बेसिकली प्रोडक्ट्स चाहिए जहां पे राहुल ने रेटिंग की हो और राहुल ने 5 रेट किया हो। तो वो तो मोबाइल है ना, मोबाइल में राहुल ने रेटिंग की है और रेटिंग उसने 5 दिया है। यहाँ पे भी राहुल ने रेटिंग की है लेकिन रेटिंग उसने 5 नहीं 4 दी है, अमित ने रेटिंग 5 दी है। समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रॉन्ग अप्रोच। सही अप्रोच क्या है, एलिमेंट लेवल पे हमें क्वेरी लगानी है। तो db.products.find और यहाँ पे रिव्यूज के अंदर मैं बोलूँगा कि एलिमेंट मैच करना है आपको, एलिमेंट मैच, इस तरीके से एलिमेंट मैच ऑपरेटर का यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आप बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मुझे तो ऐसे यूज़र चाहिए जहाँ पे बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे यूज़र आपके पास राहुल और रेटिंग उसने 5 कर रखी हो। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट ही है, एक एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट ही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज़र आपके पास राहुल होना चाहिए एंड रेटिंग जो है आपके पास 5 होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या ये काम करेगा, चलो रन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं इंटर करूंगा आप देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आ रहा है। क्यों, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसमें राहुल ने 5 रेटिंग की है, राहुल ने 5 रेटिंग की है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली एक एक एलिमेंट पे जाके अगर आपको मैच करना है पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, तो आप यहाँ पे एलिमेंट मैच का यूज करोगे। समझ में आया आपको? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एलिमेंट मैच क्यों करना है, क्या फायदा एलिमेंट मैच करने का। तो मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल आपको दिया कि ऐसे सिनेरियोज में आप एलिमेंट मैच यूज करते हो। रॉन्ग अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप करोगे तो रॉन्ग अप्रोच होगा। आपको सिनेरियो समझना है और हो सकता है अभी आपको सिनेरियो बहुत ज़्यादा फील ना हो रहा हो कि ये सिनेरियो है तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल रियल वर्ल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे एंड फिर बैक एंड डिज़ाइन करना आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। एलिमेंट मैच बहुत इजी है, क्या करता है, मैच करता है डॉक्यूमेंट्स इनसाइड एरे। एरे के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट को स्ट्रिक्टली चेक करता है कि उसी डॉक्यूमेंट के अंदर पर्टिकुलरली हम लोग मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो एरे ऑपरेटर तो आपका हो गया। एक बार रिकैप ले लो। ऑल सारा चेक करता है कि ऑल के अंदर बेसिकली एरे के अंदर जो भी हमने एलिमेंट्स दिए हैं सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। एक भी मिस हो गया गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए, सारे होने चाहिए। साइज मैच करता है स्पेसिफिक लेंथ। ठीक है, एरे का कितना लेंथ है, लेंथ के हिसाब से। रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसा बंदा हमें चाहिए जिसके पास पर्टिकुलरली 3 स्किल्स हो। ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है कि 3 से ज़्यादा स्किल्स होने चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। कंबाइन करके कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी आप उतना विजुअलाइज भी नहीं कर पाओगे, तो इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट जितना मैंने बताया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना है, फिर आगे जब कंबाइन करके यूज़ कर रहे होंगे आपको समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, थोड़ा बहुत खुद से भी कर पा रहे होगे। अदरवाइज फिर वही देख देख के फिर आदत लग जाएगा करने का, फिर बोलोगे मेरे से नहीं हो पाता है। तो साइज हो गया। एलिमेंट मैच अभी मैंने आपको बताया। इन चेक करता है कि कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है या फिर नहीं। नॉट इन अपोजिट है इनका, चेक करता है कि नहीं है या फिर नहीं। क्या बोल दिया मैंने, नहीं है या फिर नहीं, नहीं, हाँ वही नहीं है या फिर नहीं। ठीक है, नहीं प्रेजेंट होगा तो वो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, तो ये भी आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास अपडेट ऑपरेटर्स। एंड थोड़ा सा मुझे पानी पीने दो, फिर अपडेट ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं। आप भी पानी वानी पियो, थोड़ा सा बिस्कुट विस्कुट खा लो, फिर अपडेट ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपडेट ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। एंड अपडेट ऑपरेटर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ तो हमने पहले भी कर रखा है, जैसे सेट हमने पहले भी देख रखा है। तो मैं यहाँ पे एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट कर चुका हूँ ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। update.mongodb.js, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं ई कॉमर्स वाला डेटाबेस। याद है ना ई कॉमर्स, ये तुरंत भूल गए। अभी जस्ट हमने ई कॉमर्स थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। ई कॉमर्स वाला डेटाबेस आपके पास कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारा डेटा है। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारा डेटा है, तो अपडेट करने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड ई कॉमर्स यूज़ करेंगे और db.products वाला कलेक्शन एंड फाइंड। तो db.products.find करते हैं, रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके पास कितना सारा डेटा है। एक्चुअली 30 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आई बिलीव, हाँ 30 ही डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास एंड काफ़ी सारा डेटा है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर ही। तो यहाँ पे अपडेट करने में मज़ा आएगा। तो सब कुछ नहीं लेते हैं, कुछ कुछ डेटा ले लेते हैं, या सब कुछ रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली फाइंड नहीं करना है, अपडेट करना है। अपडेट मैनी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है सेट। सेट आपको पता है क्या करता है, सेट आपको पता है क्या करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, किस बेसिस पे, तो कुछ नहीं, सारा ही फाइंड कर लो। और अपडेट करने के लिए हमें क्या अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग $set का यूज़ करते हैं। याद आया कुछ? अपडेट करने के लिए हम लोग सेट का यूज़ करते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे पहले भी बताया है मैंने, भूल गए क्या प्रीवियस वीडियोस? तो यहाँ पे अपडेट मैनी कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं, तो चलो प्राइस को सेट करके देखते हैं। तो प्राइस को मैं यहाँ पे सबके प्राइस को मैं कर दूंगा ऐसा। ठीक है, सबके प्राइस को मैं ₹0 कर देता हूँ। और 1 मिनट रुक जाओ, सेट तो हमने कर लिया और यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट देंगे और प्राइस 0 कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट के अंदर बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा, बस प्राइस 0 हो जाएगा। तो रन करते हैं, इंटर करते हैं एंड यहाँ पे आप देखो एक्नॉलेज ट्रू आ रहा है
और एक्चुअली मैच्ड काउंट 30 आ रहा है, दैट मीन्स 30 का 30 डॉक्यूमेंट आपका अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे db.products.find भी साथ साथ चलाते रहते हैं तो मज़ा आएगा। तो इसे कमेंट करते हैं एंड फाइंड रन करते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्या हमारा अपडेट हुआ। तो आप देखोगे कि प्राइस आपका 0 हो चुका होगा। प्राइस है या गायब हो गया? ये देखो प्राइस 0 हो चुका है, सबका प्राइस 0 हो गया होगा, इसका भी एंड नीचे आके आप देखो इसका भी प्राइस 0 हो गया। तो इस तरीके से सेट का यूज़ करते हैं और सेट पहले भी हमने कर रखा है इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं। अपडेट मैनी का यूज़ किया हमने, पहला देते हैं हम लोग फाइंड करने के लिए क्वेरी। तो फाइंड हमें ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग करना है, दैट मीन्स सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए एंड यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे अपना सेट करने के लिए। तो डॉलर सेट का यूज़ करेंगे सेट करने के लिए। फिर उसके बाद है आपके पास अनसेट। तो अनसेट से आपके पास वो फील्ड ही रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेट की जगह मैंने यहाँ पे अनसेट किया और स्पेलिंग देख लो आप यहाँ पे सारा का सारा स्मॉल में है, तो अनसेट जैसे ही मैं करूँगा तो प्राइस वाला फील्ड ही आपके पास गायब हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ आप देखो यहाँ पे 30 डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुका है और मैं इसे कमेंट करके फाइंड करके आपको दिखाता हूँ, इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो आपके पास प्राइस वाला फील्ड ही नहीं दिखेगा। देखो कैटेगरी है, डिस्काउंट है, रेटिंग है, स्टॉक है, यहीं पे तो प्राइस था ना, गायब हो गया। यकीन नहीं हो रहा है तो टाइटल सबसे ऊपर है ना, टाइटल को गायब करके देखते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर छेड़खानी कर दिया हमने इसमें तो दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी दो, वैल्यू कुछ भी दो, आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे वैल्यू आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, या कुछ वैल्यू दोगे तो भी चलेगा। लेट्स ऐसा ऐसा कुछ दे देते हैं। बेसिकली टाइटल वाला फील्ड आपके पास गायब होने वाला है, अनसेट होने वाला है। तो जैसे इंटर करेंगे आप यहाँ पे देखो 30 का 30 डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया है एंड फाइंड करके देखते हैं। तो जैसे ही फाइंड करेंगे आप देखो यहाँ पे टाइटल वाला फील्ड ही गायब हो गया है, ठीक है। तो जब भी आप अनसेट कर रहे हो इस तरीके से कर सकते हो एंड रिकमेंडेड है कि आप इसे इस तरीके से खाली रहने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वापस से रन करके देखिए कैसे अपडेट मैनी को। तो चलो रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो मैच्ड काउंट तो 30 है लेकिन मॉडिफाइड काउंट 0 है क्योंकि टाइटल वाला फील्ड है ही नहीं, तो किसे मॉडिफाई करेगा ये, है ना। टाइटल वाला फील्ड अगर होता तो मॉडिफाई होता। मैच तो हुआ, 30 डॉक्यूमेंट हमें मिले क्योंकि 30 ही डॉक्यूमेंट है हमारे पास, लेकिन अपडेट कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं अनसेट कर दो, दैट मीन्स टाइटल फील्ड को रिमूव कर दो। सेट का यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए, या फिर नया वैल्यू कुछ डालना है तो उसके लिए, और अनसेट का यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए। तो अनसेट से रिमूव हो गया पूरा का पूरा। सेट कर देते हैं, सेट करने से सेट हो जाएगा। तो टाइटल सबका दे देते हैं MKL और जैसे ही रन करेंगे आप देखो मैच्ड काउंट भी 30 आ गया एंड मॉडिफाइड काउंट भी 30 आ गया। दैट मीन्स आपका टाइटल यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। ये देखो ऐड तो हुआ लेकिन गया कहाँ, ये देखो टाइटल लास्ट में आ गया, ठीक है। तो सब में आ गया होगा टाइटल, ये रहा, ओके। तो टाइटल हमने ऐड कर लिया। तो सेट का क्यों यूज़ करते हैं? अपडेट करने के लिए या कोई नया फील्ड ऐड करने के लिए। अनसेट का क्यों यूज़ करते हैं? रिमूव करने के लिए। बस इतना ही है। तो दोनों ही मैं रहने देता हूँ, सेट भी रहने देता हूँ और अनसेट भी रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बढ़िया आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट भी पहले हमने देख रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी इस पर, एक बार वापस से देख लेते हैं। बहुत ही आसान इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देखो अपडेट जब सेट का यूज़ करते हैं तो सेट क्या करता है, पूरा का पूरा सेट कर देता है, बेसिकली रिप्लेस कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइस कहाँ गया, अच्छा प्राइस फील्ड तो हमने गायब कर दिया ना, तो अब छेड़खानी किस पे करें बताओ, स्टॉक पे करते हैं। तो स्टॉक यहाँ पे 91 है, नीचे आओ, नीचे आके देखो यहाँ पे स्टॉक क्या है, इसलिए मैंने ज़्यादा डेटा वाला चीज़ लिया है ताकि छेड़खानियाँ करे भी तो दूसरे डेटा पे काम कर पाए, कोई दिक्कत ना हो, दूसरे फील्ड पे काम कर ले। तो यहाँ पे स्टॉक 29 है। ऊपर कितना था स्टॉक, ऊपर था आपके पास स्टॉक 91, ठीक है। तो स्टॉक पे छेड़खानी करते हैं। अगर स्टॉक को सेट कर दे 20 तो सब रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ भी इसे स्टॉक मिलेगा, चाहे 91 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, सबको वो 20 बना देगा अगर मैं सेट का यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेट स्टॉक और मैं यहाँ पे अगर बोल दूँ 20, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स में स्टॉक हैं सबको 20 कर देगा, रिप्लेस कर देगा सीधा सीधा। लेकिन मुझे तो इंक्रीमेंट करना है, मुझे स्टॉक 5 से इंक्रीमेंट करना है। मैं चाहता हूँ अगर 91 है तो 91 में 5 ऐड हो जाए, दैट मीन्स 96 हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे 29 है तो 29 में 5 ऐड हो जाए, दैट मीन्स 29 और 5 कितना होता है, 34 होता है, तो 34 हो जाए। तो मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ या फिर डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता, बेसिकली सेट नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, तो सेट के जगह मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का यूज़ करूँगा और मैं स्टॉक 5 बोल दूंगा। तो ये क्या करेगा, 5 से स्टॉक को इंक्रीमेंट कर देगा। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा आप यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट हो चुका है। अब ऑब्वियसली इसे कमेंट करेंगे तभी तो ये फाइंड वाला रन करेगा, बेसिकली आउटपुट फाइंड वाले का मिलेगा। तो यहाँ पे स्टॉक कितना हो गया हमारा, अरे यार स्टॉक गया किधर,
ये रहा स्टॉक, देखो स्टॉक 96 हो गया, पहले 91 था, याद करो 96 हो गया, फिर नीचे आते हैं 29 था, ये देखो स्टॉक 34 हो गया। तो सब में 5 ऐड हो गया है। और अगर डिक्रीमेंट करना है तो आप बोलोगे DEC यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, इंक्रीमेंट से ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे -5 आप करोगे एंड जैसे ही रन करोगे आप देखो यहाँ पे, अरे यार इसे वापस से कमेंट भी करना पड़ेगा, तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अच्छा सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्ट बिना किए आप रन करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कौन सा कमांड रन हो रहा है, फाइंड वाला। तो आप यहाँ पे देखो स्टॉक आपके पास वापस से 91 हो गया एंड यहाँ पे स्टॉक वापस से आपके पास 29 हो गया, दैट मीन्स 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इंक्रीमेंट करना हो डिक्रीमेंट एक ही बात है ना, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, इंक्रीमेंट हो गया, सेट अनसेट हो गया, पुश बड़ा आसान है। पुश क्या करेगा, पुश कर देगा एलिमेंट में, कह रहे पुश पॉप आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा है ना, और एक पुश यहाँ पे भी है, एक पुश यहाँ पे भी है। एक्चुअली इस पुश को काट दो क्योंकि दोनों पुश सेम ही है, एरे अपडेट ऑपरेटर है, बेसिकली एरे पे काम करता है। तो इन तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे पुश रहने दो, इसको मैं काट के हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये सारे के सारे एरे अपडेट ऑपरेटर, तो एरे को अपडेट करना है तो ये सारे का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इंक्रीमेंट भी हो गया, इंक्रीमेंट भी मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया है, तो इसे भी मैं इसे एक्चुअली कट कर दूंगा। इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ये वाला सही है, इंक्रीमेंट न्यूमेरिक वैल्यू, तो इन दोनों को हटा दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा नोट्स को, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया यहाँ पे। फिर मल मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मल मतलब मल्टीप्लाई नहीं, मल मूत्र वाला मल नहीं, मल मतलब मल्टीप्लाई मल। और यहाँ पे मैं स्टॉक को लेट से 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो सब दोगुना हो जाएगा स्टॉक पूरा का पूरा। तो जैसे मैं इंटर करूँगा तो अपडेट तो हो गया, फाइंड भी कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि स्टॉक आपका डबल हो चुका होगा। तो स्टॉक गया कहाँ, इतना ज़्यादा डेटा है ना कि ये देखो स्टॉक 182 हो गया, 91 था 182 हो गया, डेट मीन्स डबल हो गया, सारा स्टॉक डबल हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ काम कर रहा होता है। तो इन मल्टीप्लाई आपको समझ में आएगा। रीनेम क्या करता है, फील्ड का नाम रीनेम कर देता है, नाम से पता चल रहा है जैसा नाम ही है वैसा, जैसा नाम है वैसा काम भी है। तो इसको वापस से रेप्लिकेट करते हैं एंड रीनेम करने का ट्राई करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि रीनेम कर दो, स्टॉक को सटॉक कर दो, ठीक है, सटॉक। STOC के स्टॉक था, आप देखो यहाँ पे STOC के स्टॉक है, मैं स्टॉक को सटॉक कर दे रहा हूँ, SATOC के सटॉक। तो जैसे ही मैं रन करूँगा कुछ एरर आ गया, और एक्चुअली मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया सटॉक को, अरे यार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक को सटॉक कर देना है, अब सही है, ठीक है, सटॉक कर देना है। तो ये जो स्टॉक वाला फील्ड है उसको सटॉक कर देना है। चलो रन करते हैं, इंटर करेंगे एंड ये देखो अपडेट हो गया 300 का 300। फाइंड करके देख लेते हैं, तो पहले क्या था, स्टॉक था, अब क्या हो गया होगा, सटॉक हो गया होगा, है या गायब हो गया, ये देखो सटॉक नीचे आ गया लेकिन है, तो सटॉक हो गया, पहले स्टॉक था अब सटॉक हो गया। तो वापस से सटॉक को सटॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अब सटॉक फील्ड है, अब स्टॉक नहीं है सटॉक है, तो सटॉक पे क्वेरी लगाएंगे और स्टॉक कर देंगे, ठीक है। तो वापस से रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी काम हो गया, इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं एंड इसे कमेंट कर देते हैं। फिर दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। तो मल्टीप्लाई समझ में आ गया, रीनेम समझ में आ गया, मिन मैक्स। तो मिन मैक्स में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मिन मतलब लोगों को लगता है कि मिनिमम टू मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्स मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसको समझने का तरीका है, मिन मतलब होता है फील्ड को मिनिमम वैल्यू से अपडेट कर दो। अब इसका मतलब फील्ड को मिनिमम वैल्यू से अपडेट कर दो मतलब मान लो आपके पास वैल्यू है 10, कहीं है 12, कहीं है 9, कहीं है 8, तो मैंने बोला फील्ड को मिनिमम वैल्यू से अपडेट कर दो, मैंने बोला फील्ड को मिनिमम 10 से अपडेट कर दो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने बोला फील्ड को मिनिमम 10 से अपडेट कर दो। यहाँ पे मिन और मैक्स को पढ़ने का यही सही तरीका है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 बोल रहा हूँ, दैट मीन्स फील्ड को 10 मिनिमम वैल्यू से अपडेट कर दो, 10 मिनिमम वैल्यू से अपडेट कर दो। दैट मीन्स जो भी मैक्सिमम वैल्यूज है ना उसको मिनिमम टू मिनिमम 10 ले आओ, 10। तो ये 12 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर और भी ज़्यादा वैल्यूज होती, जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, और मैं कहना चाह रहा हूँ फील्ड को मिनिमम वैल्यू 10 से अपडेट कर दो। ध्यान से सुनना मेरी बात, फील्ड को मिनिमम वैल्यू 10 से अपडेट कर दो। मतलब ज़्यादा वाले जो फील्ड है ना जो हवा में उड़ रहे हैं, जैसे ये 12, 14, 15, तो इसको मिनिमम 10 से अपडेट कर दो, मिनिमम 10 से। तो ज़्यादा जो भी है ना, जैसे 10 से जो भी ज़्यादा है तो उसको मिनिमम 10 कर देगा ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे 10 हो जाएंगे आपके पास। तो इसको करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मिन का यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा स्टॉक को सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या एक्चुअली हमारे पास डेटा है, और प्रोजेक्शन भी लगा लेना चाहिए था एक्चुअली,
ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक देखना है। तो यहाँ पे स्टॉक को 1 कर देते हैं, सिर्फ स्टॉक दिखाओ, फालतू चीज़ें दिखा रहे हो। तो यहाँ पे देखो स्टॉक 182 है, यहाँ पे स्टॉक 58 है, यहाँ पे 128 है, यहाँ पे 178 है। तो मैं चाहता हूँ कि 100 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए स्टॉक, ठीक है। 100 से ज़्यादा है तो उसको 100 कर दो, 100 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं इसे अनकमेंट करके बोलूँगा कि मिनिमम 100 ले आओ वैल्यू को, स्टॉक का वैल्यू मिनिमम 100 ले आओ। दैट मीन्स अगर कहीं ज़्यादा भी है तो उसे 100 कर दो। जैसे यहाँ पे 182 है तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 58 हो तो 58 ही रहेगा, 128 है तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या डेटा आ रहा है। तो अपडेट तो हो गया, देखो 30 मैच्ड काउंट था एंड 16 अपडेट हुआ आपके पास, ठीक है। तो इसे कमेंट करते हैं एंड रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये देखो 100 हो गया एंड ये 58 है, तो यहाँ पे 128 था तो ये 100 हो गया। तो जो भी 100 से ज़्यादा है वो 100 हो गया, या अगर 100 भी होगा तो 100 ही रहेगा, और बाकी जो कम है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये देखो 14 है, ये 16 है। फिर मिन के बाद मैक्स इसका उल्टा होता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि मैक्स यहाँ पे यूज़ करो, मैक्स मतलब फील्ड को मैक्सिमम वैल्यू से अपडेट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 100, दैट मीन्स फील्ड को मैक्सिमम 100 से अपडेट कर दो। अगर कोई कम भी है, कम वाला बंदा है, तो बेचारे को कम से कम मैक्स 100 तक ले आओ, ठीक है। 100 से ज़्यादा अगर है तो ठीक है, उसको वैसे ही रहने दो, बढ़िया बात है, अच्छा कुछ हंसी खुशी जी रहा है। लेकिन अगर 100 से कम है तो उसको 100 ले आओ। तो यहाँ पे अब जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे जो कम वाला भी है ना वो 100 तक पहुँच जाएगा। तो रन करते हैं एंड इंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो 13 डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, अपडेट हुआ। और इसे कमेंट करो, एक हो सकता है पहले से 100 होगा, तभी तो 16 13 और 1, ठीक है, पूरा हो गया, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो सब 100 हो गया, ठीक है। मिन से हमने ज़्यादा वाले को कम कर दिया एंड मैक्स से हमने कम वाले को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। मैक्स ज़्यादा कर देता है, मिन कम कर देता है। अगर ज़्यादा वैल्यू है तो कम कर देगा, मैक्स कम वैल्यू है तो ज़्यादा कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। मिन मैक्स समझ में आ गया, रीनेम समझ में आ गया, मल्टीप्लाई समझ में आ गया, इंक्रीमेंट, अनसेट, सेट सब समझ में आ गया। अब एरे अपडेट ऑपरेटर पे आ जाते हैं। तो एरे देख लेते हैं, एरे हमारे पास एरे जैसा कुछ था क्या इसके अंदर? तो फिलहाल तो यहाँ पर से इसे हटा दो, तो आपके पास सारा ही फील्ड आ रहा होगा। तो एरे आपके पास यहाँ पे टैग जो है एरे है, ठीक है। तो टैग को ट्रू कर देते हैं, टैग्स, सिर्फ और सिर्फ टैग्स दिखाओ, बाकी सबसे मतलब नहीं है अभी। तो प्रोजेक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो सारे के सारे टैग्स दिख रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पे टैग्स में ब्यूटी है, लिपस्टिक है, यहाँ पे फ्रेगरेंस है, परफ्यूम है। मैं टैग में कुछ नया ऐड करना चाहता हूँ, मैं टैग में ऐड करना चाहता हूँ अपना नाम MKL, ठीक है। तो मैं कैसे ऐड करूँगा? तो db.products और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ठीक है, अभी लिखने का मन कर रहा है। तो फाइंड कर लो ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग, सारे ही फाइंड हो जाएंगे। एंड अपडेट करना है, बेसिकली पुश करना है, तो पुश ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एंड टैग्स में पुश करना है, क्या पुश करना है तो वो भी बता दो। तो MKL पुश कर देना है, तो क्या पुश कर देगा? हाँ, पुश कर देगा। किस में पुश करना है? टैग में पुश करना है। क्या पुश करना है? MKL पुश करना है। तो टैग में एक नया वैल्यू ऐड हो जाएगा। इंटर करते हैं तो देखो 300 डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया है। और अगर फाइंड करें तो आप देखोगे यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी लिपस्टिक था, अभी MKL भी आ गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस परफ्यूम था, अभी MKL भी आ गया है। तो इस तरीके से आप पुश ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास होता है पुल ऑपरेटर। पुल मतलब निकाल लेना, खींच के निकाल लेना, दैट मीन्स रिमूव कर देना। तो पुल का यूज़ कर, तो पुश मतलब डाल देना, पुल मतलब निकाल लेना। एरे की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे MKL ही रखते हैं, MKL अभी हमने डाला था तो MKL को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, रन कर देते हैं, देखो वापस से पहले जैसा हो गया, ब्यूटी लिपस्टिक। अब मैं लिपस्टिक निकालना चाहता हूँ। अब इसके अंदर तो फ्रेग्रेंस परफ्यूम है, तो इसके अंदर से तो कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं लिपस्टिक ट्राई करूँ तो लिपस्टिक, जिसके अंदर भी लिपस्टिक होगा, लिपस्टिक निकल जाएगा। बहुत गंदा लगता है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक निकाल देते हैं, ठीक है। लड़कियों को पसंद होता है बट हमें गंदा लगता है, तो लिपस्टिक निकाल देते हैं। तो शक्ल ही बिगड़ जाएगा लिपस्टिक निकालने के बाद। मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक के पास ही एक्चुअली लिपस्टिक था तो निकल गया। तो यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं, देखो इसके पास लिपस्टिक था, लिपस्टिक निकल गया, अब सिर्फ ब्यूटी बचा है। सीधा साधा सा ब्यूटी, लिपस्टिक निकल गया, सीधा साधा सा ब्यूटी बचा है, ठीक है। और कुछ है? पुश हो गया, पुल हो गया। ऐड टू सेट क्या करता है? डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। अच्छा, तो पुश डुप्लीकेट अलाउ करता था क्या? चलो पहले पुश करके देखते हैं। तो पुश हमने किया, क्या पुश करना है? MKL पुश कर देना है, या लिपस्टिक ही दे दो, चलो लिपस्टिक ही दे दो। तो लिपस्टिक को पुश कर देना है, ठीक है, पुश कर देते हैं।
लिपस्टिक पुश हो गया क्या? हाँ पुश हो गया। फाइंड करके देखते हैं तो हाँ लिपस्टिक आ गया। ठीक है, लिपस्टिक को एक बार और पुश करने का ट्राई करते हैं। लिपस्टिक को एक बार और पुश कर दिया हमने, फाइंड करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने फाइंड किया, ये देखो लिपस्टिक 2 बार ऐड हो गया। यही तो नहीं चाहते थे हम लोग, लिपस्टिक पहले से है दोबारा से ऐड हो गया, ये तो गलत बात है ना। लेकिन अगर वहीं हम लोग ऐड टू सेट करें, ऐड टू सेट, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, कैमल केस में है ऐड टू सेट, इस तरीके से अगर ऐड टू सेट करें तो लिपस्टिक को दोबारा से अगर ऐड करना चाहे तो क्योंकि पहले से लिपस्टिक प्रेजेंट है तो लिपस्टिक दोबारा से ऐड नहीं होगा। तो मॉडिफाइड काउंट आपको 0 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे ही रन करते हैं देखो लिपस्टिक 2 ही बार है, तीसरी बार ऐड नहीं हुआ। अगर हम लोग ब्यूटी ऐड करने का ट्राई करते हैं तो जिसके अंदर ब्यूटी नहीं है उसके अंदर ब्यूटी ऐड हो जाएगा। जैसे इसके अंदर ब्यूटी नहीं है, इसके अंदर ब्यूटी ऐड हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ब्यूटी है तो इसके अंदर ब्यूटी ऐड नहीं होगा। तो ऐड टू सेट का यही मतलब, और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐड टू सेट का। तो यहाँ पे ब्यूटी ऐड करते हैं, ब्यूटी, तो ब्यूटी जिसके अंदर है उसके अंदर ऐड नहीं होगा और जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यही ऐड टू सेट का मतलब कि डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है। तो ये देखो 25 मॉडिफाई हुए हैं, दैट मीन्स 25 के अंदर ब्यूटी नहीं था तो ब्यूटी ऐड हो चुका है। ये देखो इसके अंदर ब्यूटी पहले से था तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसके अंदर ब्यूटी नहीं था तो ब्यूटी ऐड हो गया। इसके अंदर भी ब्यूटी नहीं था तो ब्यूटी ऐड हो गया है। इसके अंदर ब्यूटी था पहले से तो कुछ ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो रहा होता है। तो पुश, पुल, पॉप सब समझ में आ गया। इसको भी इस तरीके से मैं नोट्स में कोड में बेसिकली दे ही दूंगा। ऑल राइट, तो सब समझ में आ गया। सेट से सेट कर रहे होते हैं या फिर ऐड कर रहे होते हैं किसी फील्ड को, अनसेट से रिमूव कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देता है, पुश आपके वैल्यू को पुश कर देता है, और ये तो वही सेम है, मल्टीप्लाई कर देता है, रीनेम कर देता है, मिनिमम समझ में आ गया, मिनिमम बेसिकली फील्ड को मिनिमम वैल्यू से अपडेट करता है, फील्ड को मैक्सिमम वैल्यू से अपडेट करता है, पुश डाल देता है, ऐड टू से डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, ये भी डालने का ही काम करता है, और पुल रिमूव करने का काम करता है। तो आई होप आपको सारे के सारे ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे, जिसमें कि कुछ ऑपरेटर्स पे मैं आपको बोलूँगा दोबारा से आप प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि मिन मैक्स पे आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लो, एंड ये कभी कभी फंस जाता है, एंड यहाँ पे एलिमेंट मैच में आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रेगेक्स, एक्सप्रेशन एंड मॉड था, इस पर आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लो एक बार, क्योंकि आगे जो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। खासकर एक्सप्रेशन पे तो आप प्रैक्टिस कर ही लेना, क्योंकि कंबाइन करने के लिए एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल तो आगे तो और अच्छे अप्रोचेस भी हम लोग देखेंगे। एलिमेंट ऑपरेटर तो सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर पे आप चाहो तो प्रैक्टिस कर लो एक बार, हालांकि है तो ये भी सिंपल, जिन्होंने नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी पढ़ रखी है उन्होंने पहले भी लॉजिकल ऑपरेटर देखा होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपल है, ठीक है, ये आपको एक बारी में समझ में आ गया। तो सारे ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिए, कंपैरिजन, लॉजिकल, एलिमेंट इवैल्यूएशन, एरे ऑपरेटर, अपडेट ऑपरेटर, एंड सब कुछ एक सिंगल लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। तो मज़ा तो आया होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से अभी तक तो ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, बट यूट्यूब पे मुझे तो अभी तक नहीं मिला इस तरीके से सारे ऑपरेटर्स एक साथ कहीं पर भी। तो मैंने आपको सारे बता दिए, एंड सारे ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे आपके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्रैक्टिस करते रहो।